नमस्कार, पावर ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भारतीय बाजार में आज का एक्शन पैक्ड दिन और इस दिन की शुरुआत करने के लिए हाजिर हैं। भारतीय बाजार के लिए इस वक्त संकेत जो हैं विदेशी बाजार से ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। एनर्जी पैक, प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटी मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं दायरे में कामकाज है और भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स जो हैं वो रिजल्ट हैवी है। FIS की पोजीशनिंग है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में हल्का फुल्का दबाव है, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र ये पूरा का पूरा हफ्ता एक मिक्स ट्रेंड दिखा गया। क्या लास्ट ट्रेडिंग सेशन तेजी पर खुलता दिखेगा? तेजी अगर खुली तो फिर क्या वो टिकाऊ रहेगी? इन तमाम चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ढेर सारे एलिमेंट्स, ढेर सारी रिसर्च आपके लिए लेकर आए हैं और हाँ, स्पेशल शो भी आपके लिए हमने प्लान किए हैं। सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ कर लेते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे एलिमेंट्स और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते जाएंगे। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत से। अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार में हमने तेजी का रुख देखा है। बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी रही। एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी में हल्का दबाव है, लेकिन डरने की बात इस वक्त विदेशी बाजार से तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट टेंशन में कोई बड़ी शॉकिंग सिचुएशन या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता हुआ दिखा नहीं। हालांकि अभी भी सिचुएशन जस की तस है। मिडल ईस्ट टेंशन, हॉर्मुज चैनल के खुलने पर अब भी सवाल है। बावजूद इसके इस वक्त अगर आप देखें कच्चा तेल दायरे में है, नरमी के साथ कामकाज। ब्रेंट क्रूड में 2% की गिरावट, $87 प्रति बैरल के आसपास के स्तर। प्रेशियस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं 2 महीने की ऊंचाई जो है वहां से गोल्ड के दाम में गिरावट, या कह सकते हो 2 महीने की ऊंचाई थमी है। FIS की पोजिशनिंग में FIS काफी अच्छी खरीदारी का ट्रेंड हम देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से दिखा रहे हैं। छोटे क्वांटम में ही सही, लेकिन एटलीस्ट रुख किया है भारतीय बाजार पर। ताजा बिकवाली के आंकड़े जरूर देखने को मिले हैं FIS की तरफ से। कल कैश में करीब 511 करोड़ के शेयर्स बेचे गए। DIS की खरीदारी जारी है। 4353 करोड़ के शेयर्स की खरीदारी DIS की तरफ से होती हुई दिखी है। नतीजों के लिहाज से वैसे तो नतीजों का सीजन अब टूवर्ड्स क्लोजिंग है, लेकिन अच्छे खासे नतीजे। इनफैक्ट Q1 रिजल्ट सीजन काफी बेहतर रहा। बेंचमार्क्स तो है ही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, छोटी मझौली कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हुनासा कंज्यूमर, JSW सीमेंट, वेल्सपन लिविंग जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। बेहतर नतीजे इन कंपनियों ने पेश किए हैं, जिसके चलते यहां पर रखनी होगी नजर। तो यह है बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। और चलिए यहां से आगे अब विदेशी बाजार के संकेतों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अभिषेक सत्यव्रतम से। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त संकेत जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और मिडल ईस्ट पर से कोई ऐसा शॉकिंग डेवलपमेंट भी नहीं। लेकिन एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसके बाद ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, और अभी ताजा खबर है कि हॉर्मुज के जरिए हर दिन 90 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही है। ये कहना है यूएस का। कल ही आप बता रहे थे कि हॉर्मुज चैनल में टेंशन्स हैं और जितना पहले ट्रैफिक था उतना नहीं है। कैसे दिख रहा है ये सब? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका के दावे में अब कितनी सच्चाई है ये इसके बारे में तो हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। उनकी एनर्जी सेक्रेटरी यानी कि ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, उनका बयान आया है कि 90 लाख बैरल की सप्लाई जो एक्सपोर्ट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम पाइपलाइन फ्लो को जोड़ दें तो ये टोटल जो एक्सपोर्ट है ये करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन का हो जाता है। और युद्ध से पहले करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन की सप्लाई होती थी। तो उनके दावे के हिसाब से तो स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। लेकिन जो ग्लोबल जो शिपिंग ट्रैफिक को जो ट्रैक करने वाली कंपनीज हैं, मैरीटाइम एक्टिविटीज को, वो जो बता रही हैं कि ट्रैफिक जो शिप्स का है वो बहुत कम है। पहले रोज के 130 से 140 शिप्स गुजरते थे, उनकी संख्या रह गई है मुश्किल से 12, 14, 15 औसत के अगर हम हिसाब से देखा जाए तो रोज का। तो उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये जरा देखना पड़ेगा। क्रूड में गिरावट के पीछे की वजह, असल वजह यह है कि आप ये देखिए कि ओपेक ने जो तेल की डिमांड में बढ़ोतरी का जो अनुमान है उसको घटाया है। ग्लोबल डिमांड का अनुमान उन्होंने ट्रिम किया है और मांग का अनुमान घटाकर 5.8 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिकी जो क्रूड भंडार है, क्रूड भंडार में करीब करीब 1.74 करीब 1.25 करोड़ बैरल की साप्ताहिक बढ़ोतरी हुई है और ये जून के बाद सबसे ज्यादा साप्ताहिक बढ़ोतरी है।
तो ये रीजंस है कि क्रूड में नरमी आ रही है और कहीं ना कहीं क्रिस राइट के बयान ने भी थोड़ा सा प्रेशर बनाने का काम किया है और हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की गिरावट कच्चे तेल के भाव में आई है और ब्रेंट क्रूड $87 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जो भी हो, रीजन जो भी हो, हमारे लिए एक अच्छी खबर निश्चित तौर पर है। क्रूड अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए और अच्छी बात है। और पिछले 3 सत्र से हम देख रहे हैं कि एक रेंज के कारोबार के साथ कहीं ना कहीं डाउनवर्ड बायस के साथ आपको कारोबार होता हुआ कच्चे तेल में नजर आएगा। अब जरा अमेरिका और ईरान के संबंधों की बातचीत करते हैं। पहले ट्रंप ने ये दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका टोटल कंट्रोल है। ये उन्होंने कहा, साफ तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा और कहा कि ईरान की जो नेवल ब्लॉकेड है वो स्टील की दीवार की तरह है जिसको ईरान भेद नहीं पाएगा और उसकी गलती ना करे एग्रेशन दिखाने की। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी जो है वो गलत है और गलत जो खुफिया जानकारी होती है वो फर्जी खबर से भी बदतर होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही गलती दोहरा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर किया था। तो एक तरह से अब्बास अरागची ने चेतावनी भी दी अमेरिका को सधे हुए शब्दों में। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि जो ईरान के साथ जो अमेरिका का जो जंग था उसमें अमेरिका ने 1/4 ड्रोन फ्लीट अपनी गंवा दी है और कम से कम 45 जो काफी कॉस्टली महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन हैं उनका नुकसान उठाना पड़ा है और अपनी फ्लीट को फिर से रीअरेंज करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान से इस युद्ध में। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल हमने देखा कि डाउ, नैस्डैक, S&P तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। S&P 500 ने इंट्राडे का नया हाई बनाया और क्लोजिंग बेसिस का भी नया रिकॉर्ड स्तर S&P 500 बनाया और नैस्डैक में लगातार हमने देखा कि दूसरे सत्र में तेजी रही, 200 अंक चढ़ के बंद हुआ है। और उसकी वजह एक और रही कि जो जुलाई का जो PPI के जो नंबर आए हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो भारत में जो थोक महंगाई दर होता है वही अमेरिका में PPI होता है और अनुमान था कि 0.2% की बढ़त आएगी लेकिन सपाट निकल के आया है PPI और इसके चलते भी अमेरिकी बाजारों को हमने देखा कि सपोर्ट मिला है। और अब मतलब इसके चलते खुशी ये है कि सितंबर की जो US फेड की पॉलिसी होगी उसमें दरें बढ़ने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। आज जुलाई के रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर अमेरिका में नजर रहने वाली है जो कि इकोनॉमी के लिहाज से काफी क्रूशियल होता है। अगर मैं एशियाई बाजारों की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल लाइव प्राइसेस आपके सामने रख देता हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जापान के बाजार में तेजी है लेकिन तेजी शुरुआत में जो लगभग 1.25% की थी वो रह गई है लगभग 0.25% के आसपास की। हांगकांग के बाजार में और चीन के बाजार में गिरावट पर कारोबार हो रहा है लेकिन कोस्पी में लगातार चौथे या 5वें सत्र में तेजी है, लगभग 1.5% के गेंस पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो क्रूड की तो हमने बातचीत कर ली। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 2 महीने की ऊंचाई से थोड़ी मुनाफा वसूली फेस कर रहा है, $4,380 प्रति औंस के आसपास के भाव हैं। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नरम हुई है, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है 4.64% पर 4.68 से गिरकर, और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 100 के आसपास बना हुआ है, 99.91 के लेवल हमें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत हैं अमेरिका से तो संकेत अच्छे हैं, एशिया से संकेत जो है मिक्स्ड है और गिफ्ट निफ्टी लगभग 30-32 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन चलिए इन सारे संकेतों को जरा सही कॉन्टेक्स्ट में और आपकी कमाई के लिहाज से समझते हैं और जानते हैं कि आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए ग्लोबल संकेतों के आधार पर, F5 के ट्रेंड को लेकर, अर्निंग्स जो आए हैं वो और कुछ बड़ी खबरें, और इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ET Now और ET Now स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मनघाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। कमजोर बाजार है, 3 दिन की लगातार गिरावट निफ्टी में थोड़ी थोड़ी आ गई है, निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी अलग रही है, लेकिन F5 में लगातार दूसरे दिन बिकवाली की है और बिकवाली का ट्रेंड पहले जैसा ही नजर आ रहा है, क्वांटम छोटा है। कैसे आप देख रहे हैं सर, और ये सस्टेन कब होगी F5 की जो बाइंग बीच में जो निकल के आई थी? देखिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो आ रहा है पर वो DIs की तरफ से आ रहा है, मोस्टली म्यूचुअल फंड की तरफ से, और जितनी भी ब्लॉक डील हो रही हैं वो पिछले 2-4 दिन में हमने जो देखी उसमें DIs काफ़ी एक्टिव रहे। हालांकि लास्ट 2 दिन के जो नंबर्स हैं उसमें DIs का नंबर्स लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का है और लास्ट 2-3 दिन में हमने काफ़ी ब्लॉक डील्स भी देखी हैं इस मार्केट में। तो ब्लॉक डील्स को अब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि वो अच्छे से डिस्काउंट में चल रहे हैं करेंट मार्केट प्राइसेस, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिमांड
डिमांड आ रहा है। एफआईएस के नंबर्स देखें तो थोड़े से म्यूटेड रहे हैं। हालांकि जो पॉजिटिव है उसमें से वो ये है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है अभी जो नहीं आ रहा है वो है बाइंग प्रेशर या बाइंग मोमेंटम, और वो जो है अर्निंग्स के एक बार अर्निंग्स ख़त्म हो जाते हैं जो कि आज आखिरी दिन है, और तो उस अर्निंग्स ख़त्म होने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी चीज़ मिलेगा उसके अंदर। देख के चलिए कि एफआईएस के मोमेंटम शायद अगस्त एंड तक वापस आए। अगस्त अंत में आपको एमएससीआई का रीजेक्ट भी है जिसमें काफ़ी सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। बट ओवरऑल देखें, जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स जब तक वापस नहीं आते तब तक एफआईएस का जो मोमेंटम है वो नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल सजीत सर, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कल के सत्र में भी साइडवेज मूव नजर आए, कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी की तरफ से, लेकिन पीएसयू बैंक्स जो हैं वो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब इंडेक्स वाइज एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज बेंचमार्क निफ्टी बैंक निफ्टी पर रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, एफएनओ के अगर संकेत देखें तो हमने देखा कि निफ्टी कॉल राइटिंग जो है 24,400 और 24,500 पे काफ़ी देखने को मिली। पुट राइटिंग हमने थोड़ी सी नीचे स्तर पे देखी है, 24,300 पे थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कल पुट राइटिंग जो हमने आखिरी में देखा कि 24,400 और 500 में भी आया था, पर ओवरऑल रेंज जो है अभी नीचे की तरफ 24,000 का है और ऊपर की तरफ 24,500 का दिख रहा है। आपका पुट कॉल रेशियो भी अराउंड 0.87 ही है आज के डेट में। और कल जो हमने देखा निफ्टी और निफ्टी बैंक में दोनों में एफआईएस ने नेट सेल किया है, मतलब शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, और हमको वो दिख रहा था निफ्टी बैंक में क्योंकि काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस आ रही थी और कुछ पीएसयू बैंक में हमने लॉन्ग अनवाइंड भी देखा था कल। तो अगर लॉन्ग पोजीशन का देखें एफआईएस का तो लगभग 12.3% का नेट लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में एफआईएस के लिए, और वो एक स्टेबल दिखा रहा है, यहाँ से बढ़ नहीं रहा है और नीचे घट रहा है। तो ये एक सीमित रेंज भी बता रहा है कि आपका 500 पॉइंट के रेंज में इंडेक्स रहेगा। सजीत सर, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजों का कल बाजार को इंतजार था। नंबर आए बाजार बंद होने के बाद, और सप्लाई चेन की दिक्कत और महंगे कमोडिटी कॉस्ट के चलते जून तिमाही के नतीजों पर साफ असर दिखा है और मुनाफे में 87% की बड़ी गिरावट आई है। मैनेजमेंट तो ये कह रहा है कि आगे बेहतर ग्रोथ संभव है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री ठीक है, नंबर्स खराब हैं। आप नतीजों को सर कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, टाटा मोटर्स के जो नंबर्स हैं वो उम्मीद से नीचे आए हैं, और मैं कहूँगी ख़राब नंबर आए हैं। जेएलआर के नंबर भी उम्मीद से नीचे हैं, और इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस का पैसेंजर व्हीकल का भी बिजनेस डोमेस्टिक से नीचे है। कॉस्ट इश्यूज हैं, कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से काफ़ी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। जेएलआर में भी ऐसे सप्लाई चेन का भी इशू आया है और कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से वहाँ पर भी हिट आया है। हालांकि इंडिया बिजनेस में जो आउटलुक उन्होंने बोला है वॉल्यूम डबल डिजिट ग्रोथ का करने का, वो अच्छा वॉल्यूम दिखता है, बट वो उनके लिए मार्जिन वापस नहीं लेकर आएगा क्योंकि टाटा मोटर्स कह रहा है कि Q2 में भी मार्जिन्स Q1 के बराबर रहेंगे, तो वो भी एक नेगेटिव है टाटा मोटर्स के लिए। जेएलआर ने गाइडेंस दिया है कि वो अपना एवरेज सेलिंग प्राइस उसे इंक्रीज़ करेगा और कॉस्ट एफिशिएंसी करेगा, तो उनका रेवेन्यू गाइडेंस जो उन्होंने बोला है FY27 का वो डबल डिजिट में बोला है, तो वो एक पॉजिटिव है। बट कॉस्ट एस्केलेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना वो पास ऑन कर पाते हैं उस पर सब कुछ डिपेंडेंट है, और उसके वजह से मार्जिन्स जो हैं कमज़ोर रहेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कमज़ोर रहेगी। इंडिया बिजनेस में आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है, बट PLI भी आ रहा है, बट उसके बाद भी वो मार्जिन्स को ऊपर नहीं लेकर आ पा रहा है, तो वो दर्शाता है कि कॉस्ट प्रेशर कितना है प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स में, और वो कॉस्ट प्रेशर हावी रहेगा, और जिसकी वजह से स्टॉक में तो ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी आज, क्योंकि नंबर्स नतीजे जो हैं वो उम्मीद से नीचे थे। जी बिल्कुल सजीत सर, इसके अलावा अगर हम देखें LG इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स भी आते दिखे और नतीजे बेहतर रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर मुनाफा करीब 27% बढ़ा है, आय भी करीब 16% बढ़ी है, और इसके अलावा मार्जिन्स में भी सुधार है।
क्या नतीजों से शेयर में आगे मोमेंटम दिख सकता है और साथ ही निवेशकों के लिए नतीजों पर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, रेवेन्यू जो है 15% ग्रो हुआ है एलजी का। आपका एबिटा जो है 26% ग्रो हुआ है और पैट जो है 28% ग्रो हुआ है। तो प्राइस इंक्रीज हुई है और वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एलजी का जो लगभग 77% रेवेन्यू जो है उसका होम अप्लायंसेस से आता है, जहाँ पर उसने रेवेन्यू ग्रोथ जो 14% का देखा है। रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके वॉशिंग मशीन्स हो गए और एसी, स्पेशली एसी, क्योंकि आपका समर जो है इस बार थोड़ा सा लंबा था तो एसी की बिकवाली ज़्यादा देखने को मिली, तो उसका इम्पैक्ट उनके टॉप लाइन और में देखने को मिल रहा है। दूसरा जो उनका बड़ा है होम एंटरटेनमेंट, वो वहाँ पर भी हमने रेवेन्यू जब लगभग 22% बढ़ते हुए देखा है। और तीसरा जो है एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर वो अपना एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज़ कर रहे हैं आपका एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, तो वो एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी एक बूस्ट आ रहा है एलजी के लिए। बट अगर हम एबिट मार्जिन को देखें तो एबिट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट ऊपर थे, डिस्पाइट कि कॉस्ट एस्केलेशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से। तो अपना एफिशिएंसी को काफ़ी करने की कोशिश कर रहा है। एलजी अपने प्लान्स बना रहा है, तो उसकी वजह से डिप्रिसिएशन थोड़ा सा हाई है और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने गाइडेंस जो रखा है कि वो कहा है कि मिड टीन्स जो उन्होंने प्रीवियस गाइडेंस दिया था उसके ऊपर जाएंगे वो अपने रेवेन्यू में, और FY27 में, और एबिटा मार्जिन जो उन्होंने दिया था कि डबल डिजिट का एबिटा मार्जिन रहेगा, उसको भी उन्होंने मेंटेन किया है। तो ये सब चीज़ जो है एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है एलजी के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज ने देखा जाए तो मोटा मोटा सबने अच्छा किया है इस बाज़ार में, और एलजी के नंबर्स भी अच्छे रहे। सजी सर, हुनासा कंज्यूमर के भी अगर हम नतीजों की बात करें तो अनुमान से बेहतर हैं और मुनाफे और मार्जिन में तकरीबन डबल का जंप आया है। रेवेन्यू भी 27% की बढ़िया ग्रोथ दिखी है वहां पर, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। आपका टेक क्या होगा सर? गैप के साथ ही खुलेगा शेयर तो? देखिए, वॉल्यूम लगभग 30% बढ़ा है, बहुत अच्छे नंबर दिख रहे हैं होनासा के। और ये सब उनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है मामाअर्थ, उसकी वजह से देख रहा है, जहाँ पर हाई टीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उनका जो दूसरा बड़ा ब्रांड है डोमो कंपनी जो है, वहाँ पर भी स्केल अप देखने को मिल रहा है। अभी वहाँ पर उसका जो एनुअल रन रेट हो गया है वो लगभग 1000 करोड़ का हो गया है, और वहाँ पर एबिट मार्जिन भी टीन्स में आ गई हैं। तो उसकी वजह से उनके मार्जिन थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है मामाअर्थ कह रहा हूँ मैं, डमाकुल की वजह से। और उसका इम्पैक्ट जो है आपको होनासा में भी, होनासा के पूरे रेवेन्यूज और एबिटा मार्जिन में देखने को मिल रहा है। 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। एक तो है डीपर ऑनलाइन पेनिट्रेशन का कर रहे हैं, जिस तरह से वो ऑफलाइन पर पेनिट्रेशन का कर रहे हैं, जैसे कि जिससे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बढ़ाते जाएंगे उनका टॉप लाइन में वो ऐड होता जाएगा। इसकी वजह से आपको इसके रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी जो है, नए जो ब्रांड्स हैं वो पुश कर रहे हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू। ये नए जो ब्रांड्स हैं वो बहुत यंगर ऑडियंस के लिए ब्रांड्स हैं, तो डिजिटल चैनल्स के थ्रू पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक थोड़ा सा उनको टेलविंड मिलेगा। एक बड़ी चीज़ जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रेगरेंसेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये 2 एरिया हैं जहाँ पर वो घुसेंगे। अभी जब वो वहाँ पर आएंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह लगेगा उसके लिए, और उसकी वजह से उनको वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिवली वो देखें, आपको वो ग्रोथ उसका भी इफेक्ट आने वाला है। तो ये फ्यूचर ग्रोथ एरियाज हैं उनके लिए। अभी के लिए तो ये मामाअर्थ और डमाको कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। मीडियम टर्म गाइडेंस उन्होंने हाई टीन दिया है रेवेन्यू के लिए, और एबिटा मार्जिन जो है हाई टीन्स दिए हैं अगले 3 से 5 साल के लिए। तो ये सब इसके चलते ऐसे लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ये जो मीडियम टर्म गाइडेंस उन्होंने दिया है शायद उसको वो क्रॉस कर जाए। बट एज ऑफ नाउ Q1 के नतीजे अच्छे रहे और ये पॉजिटिव खुलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल सरजीत सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारतीय बाजार पर ये पूरी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, स्टॉक वाइज नतीजों के साथ साथ न्यूज एंड फ्लोज पर भी एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पर आपके सामने हमने रखा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हम आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, खबरों वाले शेयर्स भी बताएंगे और साथ साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, तो उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और ब्रेक से पहले हमने जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, चाहे फाइज के फ्रंट पर हो या फिर बड़े अर्निंग्स हो, उनकी हमने चर्चा कर ली है सजीत मनघाट के साथ, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। और अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से नतीजे और आए हैं बाजार में और खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और इनकी पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी रविंदर दिगारी जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन से नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स के अर्निंग्स आए आफ्टर मार्केट आज। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीमियर एक्सक्लूसिव की। प्रीमियर एक्सक्लूसिव के जो नंबर आए इस क्वार्टर में वीक आया एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेट। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में 27.7% का जंप देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। 14.7% से घटकर जो 6% पर देखने को मिला, और स्ट्रीट एस्टिमेट से भी काफ़ी यहाँ पे बिलो कंपनी का मार्जिन आया है। दूसरे स्टॉक की बात करें वेल्सपन लिविंग की, वेल्सपन लिविंग के नंबर काफ़ी अच्छा है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू में 23.6% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन में काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 10% से बढ़कर जो 11.5% पर देखने को मिला है, और स्ट्रीट एस्टिमेट से भी जो मार्जिन काफ़ी अच्छा है। अगले स्टॉक की बात करें टेक्नोक्राफ्ट का भी नंबर अच्छा है। रेवेन्यू में 27.2% की ग्रोथ देखने को मिली, और मार्जिन्स भी जो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 17.7% से बढ़कर जो 21.9% पर देखने को मिला है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आए टेक्नोक्राफ्ट के भी। सो इसके चलते ये स्टॉक भी आज काफ़ी एक्शन में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें जीनस पावर के भी नंबर स्ट्रॉन्ग आए। प्रॉफिट में जो है 44% की यहाँ पे ईयरली बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन से भी यहाँ पर बात करें तो मार्जिन जो 19.1% पर देखने को मिला है। इसी के साथ साथ इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो इंजीनियर्स इंडिया के भी नंबर वीक आए। रेवेन्यू में करीब 6% की ग्रोथ देखने को मिली, डी ग्रोथ देखने को मिली ईयरली बेसिस पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हालांकि अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 65 करोड़ से बढ़कर जो 157 करोड़ पर देखने को मिला है। इसी के साथ साथ बात करें और कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी फोकस में सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला रियल एस्टेट की। तो यहाँ पर बिरला एस्टेट ने जो है नवी मुंबई के रीडेवलपमेंट सेगमेंट में एंट्री की है, और वाशी प्रोजेक्ट से जो कंपनी को करीब 2600 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन है। अगले स्टॉक की बात करें सात्विक ग्रीन एनर्जी भी आज काफ़ी यहाँ पे एक्शन में रह सकता है। कंपनी की जो मटेरियल सब्सिडरी है सात्विक सोलर इंडस्ट्री को 132 करोड़ का यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर मिले हैं, और ऑर्डर डोमेस्टिक कमर्शियल सेगमेंट के हैं, और जनवरी 2027 तक ये ऑर्डर कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो आरईसी पावर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी से ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें करीब 127 करोड़ का यहाँ पे एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस जो है 35 साल तक यहाँ पे मिलेगा। ओसवाल पंप की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 78 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है, जिसके अकॉर्डिंग 1.1 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम जो इंस्टॉल किए जाएंगे। D6 सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर कंपनी ELS TX सिस्टम्स ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ जो एडिशनल नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है, और तमिलनाडु में जो कंपनी प्रपोज ऑपरेशन को एक्सपांड करेगी। आपार इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का QIP क्लोज हुआ है। 16.9 लाख शेयर्स जो है QIBs को 14,805 पर शेयर पर जो अलॉट किए गए हैं, जो 14,801.25 के फ्लोर प्राइस स्लाइटली हायर है। आखिर में बात करेंगे थायरोकाइड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर डोकन टेक्नोलॉजीज ने 1.32 करोड़ शेयर 624 पर शेयर पर बेचे, जिनकी टोटल वैल्यू 822 करोड़ है। बायस में नाम इंक्लूड है HSBC म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, DSP म्यूचुअल फंड, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया। सो इसके चलते ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रह सकता है। बिल्कुल रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमारे बीच रखने के लिए। ढेर सारी खबरें, ढेर सारे न्यूज फ्लोज और इन स्टॉक्स पर रिएक्शन भी नजर आएगा। लेकिन चलिए अब हमारे एक्सपर्ट एक एक कर जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। BNK कैपिटल के रचित खंडेलवाल हमारे बीच मौजूद हैं। रचित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस और इन पर्टिकुलर निफ्टी ने ये पूरा हफ्ता एक मिला जुला टिल्टिंग टूवर्ड्स डाउनसाइड ट्रेंड दिखाया।
अब आज सुबह अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में हल्का फुल्का दबाव है, बट ग्लोब के फ्रंट पर यूएस और एशियन मार्केट्स ठीक ठाक है। कैसे रीड कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट को आप, और रणनीति बेंचमार्क निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या बनाएंगे? मैम, सबसे पहले आपको, अभिषेक सर को, सारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। बहुत इंस्पायरिंग न्यूज तो नहीं आ रहे हैं मार्केट्स के लिए। अगर हम देखें जिस तरीके से हम पोजीशनड हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो यूएस साइड से इन्फ्लेशन डेटा और उसके बाद फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स आए, उससे जो रेट हाइक ना होने वाला जो एक व्यू पॉइंट है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखा है, और उसके कारण से आप बॉन्ड यील्ड को कूल ऑफ होते हुए देखे हैं। वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर दे रहा है। क्रूड ऑयल आप देखिए वीक के हाई से एक करेक्टिव मूड पे है, और अब अराउंड $86 के आसपास होवर कर रहा है। इसके चलते आज हम ये जरूर मान सकते हैं कि आप माने मिड पॉइंट ऑफ द डे या सेकेंड हाफ से हम एक मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखें क्लोजिंग बेसिस पूरे टाइम 34,350 लेवल्स पे मेंटेन करता रहा है मार्केट। आज एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 24,150 टू 200, 24,500 टू 550 लेवल्स तक निफ्टी कहीं ना कहीं जाती हुई आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, बट आप देखें जिस तरीके से एनबीएफसीज ने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, एनबीएफसी साइड से भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बारिंग मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइसेस। आईटी ने कल कहीं ना कहीं अपने 31,050 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मेंटेन किया, और उसके ऊपर अभी भी मेंटेन कर रहा है। अगर सपोर्ट मिलता है आज ड्यूरिंग द डे तो हो सकता है आपको आज ये 32,200 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इंडेक्स वाइज। लेकिन इसके अलावा हाँ, हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक स्पेस थोड़ा बहुत बाजार में सपोर्ट करने का काम कर रहा है। रजत, फार्मा सेगमेंट से भी हमने देखा नतीजे, लेबोरेटरी स्पेस के रिजल्ट्स अच्छे आते दिखे हैं। स्टॉक वाइज, सेगमेंट वाइज आपके रेडार पर क्या कुछ है, और आइडियाज आपकी तरफ से क्या होंगे? मैम, पहले आइडियाज शेयर कर देते हैं। आज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव, या मान लीजिए थोड़ा सा चांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीएल की, और आप देखें जिस तरीके से कल इसने क्लोजिंग करी है, ये मोमेंटम आपको आज और एम्पलीफाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 1375 लेवल्स पे चल रहा है, और ये चांसेस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही रिजल्ट है और आज इसमें एक बाय साइड ट्रेड हम इनिशिएट कर रहे हैं। 1345 के एक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करनी होगी। टारगेट पहला होगा 1415, दूसरा 1485। मैं समझता हूँ रिजल्ट्स के पहले ही आपको एक बार 1415 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हुए आपको दिखे तो 1485 लेवल्स तक भी जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखिए वापस से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है HFCL में, वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। एक इस पर्टिकुलर खेमे का टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी जो कि अभी तक वो मोमेंटम नहीं दिखाई है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुकी है। कल भी तेजस नेटवर्क्स आप देखिए जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, एक ब्रेकआउट के बहुत पास दिख रहा है। 540 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉप लॉस 520 का होगा, टारगेट 560 और 580, और ये 580 का टारगेट अभी हम अपडेट में लेके रख रहे हैं। 580 के बाद अगर ये सस्टेन मूवमेंट करता है तो और आगे भी फर्दर टारगेट्स हम अपडेट करते रहेंगे। दूसरा शेयर आपने कौन बताया भारत डायनामिक्स के अलावा? रची जी, गुड मॉर्निंग। दूसरा स्टॉक कौन सा है? तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क्स। तो एक बार काम कीजिए ना, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए कि अच्छा शेयर कौन सा है।
नहीं नहीं सर, बिल्कुल इजी टू रिमेम्बर। देखिए 540 चल रहा है, 20 रुपए नीचे 520 का स्टॉप लॉस, 20 रुपए ऊपर पहला टारगेट, 560 रुपए, उससे 20 रुपए ऊपर और 580। सो इट्स अ गेम ऑफ 20, पिवट बीइंग एट 540। बढ़िया है। ये आपने सही फॉर्मूला निकाला। 540 रुपए का भाव तेजस नेटवर्क्स का, 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस, 20 रुपए ऊपर का पहला टारगेट, उसके 20 रुपए ऊपर का दूसरा टारगेट। सिंपल है। तेजस नेटवर्क्स आपको अपने बाइंग लिस्ट में जरूर इंक्लूड करनी है। 2.5% के गेंस कल हमने शेयर में देखे हैं, और कल हमने देखा कि डिफेंस वाले भी शेयर चल रहे थे, और वहां से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को चुना है रचि जी ने। चलिए एक और एक्सपर्ट को जुड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अविनाश गोरशकर, देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अविनाश सर, इसके पहले कि हम नतीजों के बारे में या फिर खबरों के बारे में आपसे राय लें, कल देश 15 अगस्त मनाएगा, आज़ादी का उत्सव मना रहे होंगे, तो जरा बताइए सर कि फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर कौन से स्टॉक्स पर भरोसा करना चाहिए। आप जरा 3-4 स्टॉक सर शेयर कीजिए अपनी पसंद के, ताकि दर्शक उन पर ध्यान दे सके। नहीं बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए 15 अगस्त के दिन पे ही अगर खरीदना होता तो मेरे ख्याल से ये थीम हम लोग जानते हैं, बट मार्केट में जब भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है आपको इसको मिस करना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि देखिए जो कोर सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल्स है, मैं कहूंगा कि ये सारे सेक्टर्स में आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऐसे ही बनता है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मैं कहूंगा कि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये ऑटो में काफी अच्छे विकल्प है। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स है, भारत फॉर्ज है, उनो मिंडा है। रही बात अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, स्पार्क मेडी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, ये सारे विकल्प अच्छे हैं। और हॉस्पिटैलिटी में हमको इंडियन होटल्स पसंद है। देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। और अगर मैं इंफ्रा की बात करूं तो एल&टी, उसके बाद सीमेंट में अंबुजा सीमेंट्स, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को आने वाले 1.5, 2, 3 साल में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनका भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और काफी वेल मैनेज्ड कंपनीज है, अच्छे मैनेजमेंट्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा है। तो मैं कहूंगा कि शुरुआत के लिए आई थिंक जो भी निवेशक पैसा लगाना चाहता है या ढंग का रिस्क रिवॉर्ड बनाना चाहते हैं, ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे फोकस करें। ठीक है, तो कुछ सेक्टर्स भी बता दिए हैं आपको अविनाश सर ने, कुछ कुछ स्टॉक्स भी बता दिए हैं। आप उन पे फोकस करके चलिए और अपनी पोर्टफोलियो को यहाँ से प्लान कीजिए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक को लेकर जरा व्यू लेते हैं जिनके नंबर स्ट्रांग आए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन के नंबर थोड़े से ना मिले जुले हैं। प्रॉफिट इनका घटा है, लेकिन रेवेन्यू में लगभग 65% के आसपास का उछाल है, और मार्जिन में भी गिरावट है। तो मार्जिन के फ्रंट पर और प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर ये निराशाजनक ही कहे जाएंगे। आय जरूर बढ़ी है, बिल्कुल वही वाला केस है। अभी रिसेंटली में देखा था कि कुछ कुछ कल्याण ज्वेलर्स के नंबर भी इसी तरह के आते हुए नजर आए थे। लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर अविनाश सर आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए सर शेयर में? कैसी लगती है कंपनी आपको? नहीं अभिषेक, देखिए कंपनी तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक बस में काफी बड़ा प्लेयर है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो अभी पॉलिसी है कि जितना ज्यादा हो उतना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट करें, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का मार्जिन प्रेशर आया है, बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार के टेलविंड्स है इलेक्ट्रिक बस मार्केट में, ये काफी लीडिंग प्लेयर है। मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा निवेश बन सकता है, बट अभी फिलहाल तो जो वैल्यूएशन चल रहे हैं फेयर टू एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया इवन साल 1.5 साल है तो थोड़ा निचले लेवल पे खरीद लीजिए। मुझे लगता है कि तब आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से पिक्ड अप है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा गिरावट पे खरीदे, दैट विल बी बेटर। तो चलिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर गिरावट में एक बार मौके तलाशने चाहिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। रिजल्ट वाइज काफी अच्छे आंकड़े हैं, बाजार खुलने पर स्टॉक पर नजर रखेंगे हम। लेकिन आंकड़ों की और नतीजों की अगर बात है, रचित इंडिगो पेंट्स के नतीजे हर पैमाने पर काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं।
वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ जो है दोनों ही डबल डिजिट में नजर आई हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखा है और लिटरली अपने पियर्स को आउट परफॉर्म करती हुई रेवेन्यू ग्रोथ की तर्ज पर ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी। आंकड़ों के सामने अगर देखेंगे मुनाफा 61% बढ़ गया है। कंपनी की आय में ऑलमोस्ट 20% के गेन्स है और मार्जिन में भी ठीक ठाक अप मूव है। 14% से 16% पर मार्जिन भी कंपनी के पोस्ट होते हुए दिखे। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा खासा ही नजर आएगा अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर हम इसे देखेंगे। क्या राय होगी इंडिगो पेंट्स पर? मैम देखिए, बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट लेकर आई है ये कंपनी, और देखिए तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा नहीं आया है। मतलब इंडिगो पेंट्स की अगर हम प्लेसमेंट देखें, ईयर टू डेट रिटर्न अराउंड 2% का है। वहीं अगर हम शालीमार को देखें तो अराउंड 24%। और कुछ कुछ एशियन पेंट्स भी थोड़ा सा एक ढंग का परफॉर्मेंस करके रजिस्टर किए गए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के सामने। आपको अपमूव इसमें भी बनता हुआ दिखना चाहिए जिस तरीके से ये पोजीशन है। बहुत इस रिजल्ट के बाद हो सकता है आज के रिएक्शन में ही आपको एक बार ये 1160 और 1164 लेवल्स को ब्रीच जैसे ही करेगा 1196 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। पोजीशन है तो बनी रहे। अगर इस कमेंट्री के बाद पोजीशन सीक कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी आपके लिए जरूरी रहेगा। वो रहेगा 1089 लेवल्स का। 1089 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच आप कर सकते हैं। अब वैसे भी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है। एक दो क्वार्टर्स और इसमें आपको अब इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है आपको मीडियम टर्म में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाए, जो कि इसको अराउंड 1460 1500 लेवल्स तक भी लेके चला जाए। तो चलिए ये रहा है और यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड 1400 1600 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं और नतीजों का एक सपोर्ट है ही जो कि मिलेगा आज के सत्र में इंडिगो पेंट्स को। हुनासा कंज्यूमर पर अविनाश सर गुड मॉर्निंग। एक राय, एक फंडामेंटल नजरिया आपसे जानना चाहूंगी। जबरदस्त नतीजे अगेन कंपनी ने ऑल बीटिंग एक्सपेक्टेशंस हमने देखा है पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू और मुनाफे के तर्ज पर हाईएस्ट कह सकते हैं क्वार्टरली नतीजे और सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार देखने को मिला है। 27% के रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले हैं। मुनाफा दोगुना होता दिखा, 41 करोड़ से सीधा 90 करोड़ गया है और मार्जिन तो क्या ही कहें। यहाँ पर रोबस्ट मार्जिन एक्सपेंशन अगर देखें 7% मार्जिन थे जो कि अब 14.6 15% पर जाते हुए दिखे हैं। ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें, इनके बिजनेस स्ट्रक्चर सेगमेंटल ब्रांड्स की अगर हम बात करें, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी जो है ब्यूटी एंड केयर प्रोडक्ट्स तो बनाती है लेकिन यंग ब्रांड्स भी काफी सारे हैं। नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, बटी हुई है वैसे अविनाश सर ब्रोकरेज रिपोर्ट। सिटी का अब भी सेल रेटिंग है यहाँ पर, लेकिन एमके सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी की राय और यहाँ से फर्दर 10% अप मूव टारगेट्स में देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल मानसी, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया वो मार्जिन है। मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और पिछला क्वार्टर भी काफी अच्छा था, तो मार्केट को अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहले जो थोड़ा बहुत वोलेटाइल परफॉर्मेंस था अभी काफी स्टेबल और कंसिस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं। और जब भी मार्जिन बढ़ता है मानसी, तभी मार्केट को ऐसे कोई कंपनी पे ज्यादा भरोसा होता है, इसकी प्राइसिंग पावर हमको पता चलती है। और इनका मॉडल आउटसोर्सिंग मॉडल है, तो डेफिनेटली इनके फिक्स कॉस्ट कम है। जब रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है तभी ऑब्वियसली इनको मार्जिन का बेनिफिट और एब्सोल्यूट प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अगर किसी को खरीदना है तो इवन करंट लेवल पे थोड़ा सा निवेश बन सकता है, बट प्रोवाइडेड आपका 12 से 15 महीने का व्यू है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जिस प्रकार का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है और होपफुली आज कंपनी की कॉन कॉल है, कमेंट्री रहेगी, तो वो मेरे ख्याल से सुनने के बाद जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा आने वाले क्वार्टर्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस कंपनी मेंटेन करती है तो इसमें री रेटिंग होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी। तो खरीदना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में खरीदिए। मुझे लगता है ये साल इनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, ये राय होगी हुनासा कंज्यूमर के शेयर को लेकर। लेकिन चलिए जरा ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। मिताली जैन हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। मिताली गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं आज।
जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हुनासा कंज्यूमर की। जो कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं पहली तिमाही की, वो अच्छे साइड पर देखने को मिल रहे हैं और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। सिटी ने यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो 320 से बढ़ाकर अब 390 रुपये कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल है वो सेल की मेंटेन अभी भी इन्होंने रखी है टारगेट प्राइस बढ़ाने के बावजूद। Q1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 30% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। सिटी का मानना है कि परफॉर्मेंस जो है ये सस्टेन्ड रिकवरी के साथ मेंटेन करने की उन्होंने अपनी उम्मीद जताई है। और मामा अर्थ भी हाई टीन ग्रोथ्स में देखने को मिल रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो हाई टीन साइड पे देखने को मिल रही है। और जो डर्मा कंपनी है उसका जो स्केलिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से बरकरार उनको नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट ने जो फ्रेग्रेंसेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनके ग्रोथ फैक्टर्स को भी अपने कमेंट्री में बताया, जो कि एक पॉजिटिव यहाँ पे सिटी को दिख रहा है। इसके अलावा FY 27 से 29 का जो EPS एस्टिमेट है वो भी 10 से 12% तक सिटी बढ़ाते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस 320 से अब 390 रुपये कर दी है। MK ने भी हुनासा पे बाय की कॉल को रीटरेट किया है और टारगेट प्राइस जो है वो 10% बढ़ा दी है। पहले जो 500 रुपये की टारगेट प्राइस थी वो बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया है। रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकल कर आए, मार्जिन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए, जिसके कारण MK बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के उनका मानना है कि ग्रोथ जो है वो FY 28 के बाद भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सस्टेनिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स PV पे भी आज रखेगा अपना फोकस, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद सिटी ने यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है उसे घटा दिया है। 320 की जो टारगेट प्राइस थी पहले उसे अब कम करके 305 रुपये कर दिया है। और सेल की रेटिंग यहाँ पे उन्होंने बरकरार रखी है। उनका कहना है कि जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आया ये अनुमान से काफ़ी कमज़ोर था। JLR और इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है दोनों ही सॉफ्टर साइड पे देखने को मिली है ग्रोथ। कॉस्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, प्रेशर था, उस दबाव के कारण यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। Q2 में भी जो मार्जिन Q1 में नज़र आए वैसे ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो कॉस्ट का बढ़ोतरी वाला प्रेशर है वो Q2 में भी आपको दिखता हुआ नज़र आएगा, जिसके कारण थोड़ा बेयरिश आउटलुक यहाँ पे सिटी का आते हुए टाटा मोटर्स पे। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज़ के भी कल रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स अच्छे साइड पे देखने को मिल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए बाय का जो कॉल है वो मेंटेन रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है। 48,000 से कम करके अब 45,700 रुपये पे ही टारगेट प्राइस कर दिया है। उनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में मिस होती भी नज़र आई और जो बिलिंग डिलेज हुई है उसके कारण भी ग्रोथ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैनेजमेंट ने हालांकि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स थोड़ा कॉशियस लेके चल रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज़ को। लास्टली मॉर्गन स्टैनली ने भी पेज इंडस्ट्रीज़ पे कॉल दिया है। ओवरवेट का जो स्टैंड है वो मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस 42,636 रुपये कर दिया है। Q1 की जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आई। परफॉर्मेंस लार्जली लॉजिस्टिक्स और मैनपावर डिस्ट्रप्शंस के कारण थोड़ा प्रभाव पड़ता हुआ उस पर नज़र आ रहा है। प्राइस हाइक भी यहाँ पे जो करी है वो सेकंड क्वार्टर में आपको दिखती हुई नज़र आएगी, जिसके कारण मैनेजमेंट का जो डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस है उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम Q2 के बाद फिर से एक बार रीविजिट करना चाहेंगे स्टॉक को। तो ये सारे ही स्टॉक्स जो ब्रोकरेजेस के रडार पे आपको आज फोकस में रखने चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो रिपोर्ट्स आए हैं ना, इस पर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ बढ़िया ट्रेड आइडियाज भी खोजे जाएं। लेकिन अविनाश सर, कल हमने देखा कि जो बिरला ग्रुप की कंपनीज हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक हो गया, ग्रासिम हो गया, बाकी भी कंपनीज हो गए, और सभी कंपनीज पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि ये जो खबर निकल के आ रही है कि बिरला ग्रुप होल्डिंग यानी कि BGH, जो कि प्रमोटर एंटिटी है, इन्होंने रॉयल्टी फीस वसूलने का ब्रांड नेम के लिए 1 जून से एक ये कह सकते हैं कि नया फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। और अभी कल ये भारी गिरावट हमने शेयरों में देखी, और ऐसा अनुमान है कि 1,000 करोड़ रुपए तक ये वसूल सकते हैं। और जो रॉयल्टी फीस होगी ये स्टैंडअलोन रेवेन्यू का 25 बेसिस पॉइंट होगा, 0.25% के आसपास होगा। और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उससे रॉयल्टी फीस वसूली जाएगी। सर, ये थोड़ा अजीबोगरीब आपको नहीं लग रहा है ये कि अपनी ही मतलब स्वदेशी ग्रुप है और अपनी कंपनी से ब्रांड नेम के बदले रॉयल्टी फीस वसूल रहे हैं? ये तो प्रॉफिट पर तो थोड़ा हिट आएगा ही। मतलब आपके हिसाब से कैसा ये कदम है सर, और कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है जैसे आपने कहा, क्योंकि नॉर्मली कोलैबोरेटर होता है या फॉरेन MNC होता है तो इस तरीके के रॉयल्टी डील्स होती है, बट ये तो डोमेस्टिक प्रमोटर है
मार्केट को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जो भी डेवलपमेंट होता है या जो भी डिसीजन होता है जो अर्निंग्स को हिट करता है, वो मार्केट डेफिनेटली नापसंद करेगा। और मुझे लगता है कि ये प्रपोजल है, इसको अभी क्लियर करने के लिए कितनी सपोर्ट उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलती है, क्योंकि सारी जो कंपनीज आपने बताई अभिषेक, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी बड़े मात्रा में है। तो उनके अप्रूवल के बिना मुझे नहीं लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रपोजल है ये क्लियर होगा। और कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि परसेंटेज भी ज़्यादा है और एक्चुअली करने का क्या मतलब है, क्या नीड है। क्योंकि का सारी कंपनीज़ काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये जो एडिशनल रॉयल्टी का जो मामला आया है, ये किस लिए किया है? ये किस तरह से कंपनीज़ को बेनिफिट करेगा? तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट हाँ, नियर टर्म में तो डेफिनिटली नेगेटिव है। और शायद उसीलिए कल आपने देखा कि सारी ये ग्रुप कंपनीज में थोड़ी गिरावट आई, क्योंकि ये अर्निंग्स डाइल्यूटिव है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये सारे के सारे शेयरों की हम लिस्ट दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा एबी कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, एबीएसएल, एएमसी, जितनी भी कंपनीज हैं, कल हमने लगभग इक्का दुक्का अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे में गिरावट कल के सत्र में हमने देखी है। लेकिन रची जी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आज हम देखेंगे कि शेयर ये ना गिर के खुलेगा। मतलब गैप डाउन ओपनिंग होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट को 320 रुपए से घटाकर कर दिया है 305 रुपए। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें टाटा मोटर पीवी के शेयर में? देखिए अभिषेक सर, अगर आप इसका पूरा पोर्टफोलियो उठा के देखें, कुछ कुछ इश्यूज कंटिन्यूसली आए हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट लाइनअप में प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि एक्सपोजर ऐसा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कभी हिट भी करते रहते हैं। स्टॉक ही जिस तरीके से करेक्ट कर चुका है ऑफ हाइज, बहुत ज्यादा डाउन पोटेंसी नहीं देख रहा हूं मैं इसमें। और लोअर लेवल्स पे ये जो 305 का टारगेट दिया गया है सिटी की तरफ से, तो आप देखें कि 294 लेवल्स का ही इसका कहीं ना कहीं 52 वीक लो है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आप अगर लोअर लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एंड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा सन्स का जो एक फियास्को चल रहा है, वो चीज सेटल होती है, जियो पॉलिटिक्स सेटल होती है, तो ये एक बहुत अपसाइड पोटेंसी का काउंटर है। आज भी आप देखें ईवी स्पेस में 50% ऑफ द एंटायर सेल्स फोर व्हीलर में ये पर्टिकुलर कंपनी कमांड करती है। तो बहुत ज्यादा मैं इससे अभी और डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं। लोअर लेवल पे आप अगर इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहें तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल उस बात पे रखूंगा। चलिए ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर ये राय आपको मिल गई है रचित जी की तरफ से। अब जरा चलिए कुछ कंपनियों के नतीजों की बात भी करते हैं। वेल्सपन लिविंग की बात जरा कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे आए और एस्टिमेट से भी बेहतर नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यू आप देखेंगे 24% के आसपास बढ़ी है। जो एस्टिमेट था वो 2672 करोड़ का था और 2795 करोड़ का आंकड़ा रेवेन्यू का आया है। प्रॉफिट का आंकड़ा 161 करोड़ का आया था, 117 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स भी बेहतर होते हुए नजर आए, करीब 150 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार मार्जिन्स में भी देखने को मिला है। तो नतीजे हर फ्रंट पर आ रहे हैं अच्छे नजर। हो सकता है स्टॉक का रिएक्शन भी पॉजिटिव मिले। जरा एक बार नतीजों को फंडामेंटली समझते हैं और ये कंपनी कैसी लगती है अविनाश सर को ये भी समझते हैं। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, जरा एक बार आपकी राय चाहिए वेल्सपन लिविंग पर। ये कंपनी आपको कैसी लगती है? नतीजे काफी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं इसके। तो आई थिंक विकास, नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो कंपनी का नंबर आ गया है, कामकाजी मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये सारे काफी सिग्निफिकेंट है और स्केल है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि आज के नंबर के बाद तो आपको डेफिनेटली एक अपटिक स्टॉक में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट करता है, तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी नंबर अच्छे थे। और मुझे लग रहा है कि ये कंसिस्टेंसी अगर कंपनी अपने नंबर्स में मेंटेन करती है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये स्टॉक ग्रेजुअली रीरेट होगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट कहीं ना कहीं 12-15 महीने का व्यू लेके ही काम करी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक रन अप हो चुका था। और मुझे लगता है कि ये नंबर आने के बाद शायद आज थोड़ा सा शुरुआत के सेशन में अपटिक हो, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में अगर आपको निचले लेवल पे मिलता है तो अक्यूमुलेट करने के लिए।
चलिए ठीक है, ये रहा है। कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया। अगर आप देखेंगे 12 महीने में 40% का रिटर्न आपको चार्ट साफ साफ दिखा रहे हैं, तो ये रिटर्न भी बेहतरीन मिलते हुए नजर आए। 6 महीने में भी 13% चला ये स्टॉक। चलिए जरा कुछ छोटी कंपनियों की बात कर लेते हैं जहां ऑर्डर्स मिले हैं और उसके दम पर आज बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ओसवाल पंप्स को लेकर आइए जरा सामने एक बार। 78 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है एनबीपीडीसीएल से, यानी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से। और ये जो ऑर्डर है वो 1.1 किलोवाट ग्रिड का एक ग्रिड कनेक्टेड एक रूफ टॉप सोलर पीवी के लिए मिला है इनको ये ऑर्डर। तो 78 करोड़ का ऑर्डर, क्योंकि बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनी है नहीं, 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा इस कंपनी का। ऑर्डर बड़ा है इनके हिसाब से। एक बार जरा इसके चार्ट्स को भी कराते हैं चेक, क्या अगर उछाल आता है तो कुछ करना है यहाँ पर। रचित जी गुड मॉर्निंग, जरा एक बार राय दीजिएगा अपनी ओसवाल पंप्स पर। चार्ट्स को जरा देखते हुए बताइए कुछ एक्शन बनता है क्या यहाँ पर? विकास भाई गुड मॉर्निंग। देखिए चार्ट्स बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं दिख रहे हैं, और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने एक बार टॉप बनाया था 7 नवंबर 2025। उस टाइम से लेकर ये अभी तक 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन ही कर रहा है। वीकनेस अच्छी क्रीपिन हुई भी है। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजिशन है, अगर लोअर लेवल्स पे आप पोजिशन हैं तो मैं समझता हूँ हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा बेटर रहेगी। और हो सकता है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा छोटा है, बीटा मूवमेंट एट टाइम्स ये काउंटर दिखा देता है, आपको 364 372 लेवल्स दिखें तो एक बार निकलने की राय ज्यादा रहेगी। राय होगी रचित जी की तरफ से ओसवाल पंप्स को लेकर। लेकिन आज अगर हम नतीजों की बात करें तो आज एफएनओ में 8 या 9 नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी की तो 50 की 50 शेयरों की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। लेकिन आज अगर हम एफएनओ की बात करें तो उसमें अशोक लेलैंड के नंबर आएंगे। वोल्टास के नंबर्स पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। और अशोक लेलैंड हमने देखा है कि नतीजों से पहले थोड़ा सा एक्शन ये शेयर दिखा रहा है। 180 रुपए के ऊपर के भाव हो गए थे। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी स्तरों से। 182 रुपए का कल हमने ये देखा कि 182 रुपए 70 पैसे का हाई भी बना है कल के सत्र में। अविनाश सर, अशोक लेलैंड कैसी लग रही है सर कंपनी आपको? और नतीजों से पहले क्या कोई बाइंग की राय आपकी तरफ से होगी? देखिए मुझे लगता है नतीजे तो अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल सीवी स्पेस में हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्लस इनके पास डिफेंस का भी पोर्टफोलियो है। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे अच्छे आएंगे, बट इतना भी नहीं कि स्टॉक इमीडिएटली जल्दी भाग जाएगा। मेरे ख्याल से आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है। आने वाले साल के लिए क्या आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगी, क्या ग्रोथ कमेंट्री रहेगी, वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नतीजे आने दीजिए, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट और टॉप लाइन और मार्जिन, इसमें तीनों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आएगी उसके बाद ही एक फ्रेश रिव्यू में ले सकते हैं, बट जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से आपको कमेंट्री आने के बाद ही करनी चाहिए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एटलीस्ट अगले 12-15 महीने के लिए तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, ये राय होगी अशोक लेलैंड को लेकर। लेकिन अशोक लेलैंड के साथ साथ अशोका बिल्डकॉन की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आरईसी से इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट के लिए 126 करोड़ रुपए का सालाना ट्रांसमिशन चार्ज मिलेगा। और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है वो है 35 साल का। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी इसके चलते मजबूत होगी। अशोका बिल्डकॉन, रिसेंटली हमने इस पर बहुत चर्चा की नहीं है अशोका बिल्डकॉन को लेकर, लेकिन रचित जी जरा चार्ट आप चेक करके बताइए कैसा लग रहा है शेयर आपको? आज हो सकता है कि थोड़े से गेंस के साथ खुले ये। देखिए बिल्कुल अभिषेक सर, गेम्स के साथ ही खुलेगा। और जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आज के दिन आपको ये एक बार 128 और उसके बाद 136 लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाए। बट अगेन आप देखें, हमने बातचीत भी नहीं करी, और इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि इसने इंस्पिरेशनल मूव्स भी नहीं किए हैं अभी तक। फंडामेंटली भी कंपनी अभी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं लग रही है। तो हायर लेवल्स पे मैं एग्जिट के लिए ही बोलूंगा, अभी कोई टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनती हुई दिख रही है। अशोका बिल्डकॉन के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए जरा कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जहां आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के भी नतीजे आए हैं, और नतीजों को हम जरा एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि नतीजे कमजोर साइड पे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू भी घटा है, प्रॉफिट आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में तो आपको जंप मिलेगा देखने को, लेकिन रेवेन्यू घटे हैं, मार्जिन बेहतर रहे हैं। तो मार्जिन्स बेहतर रहे हैं, रेवेन्यू घटे हैं, मिले जुले नतीजे आप कह लीजिए इसको, क्योंकि रेवेन्यू आप देखिए 870 करोड़ से घटकर 819 करोड़ का आंकड़ा आया है। मार्जिन्स में अगर आप देखेंगे तो 8.28 से बढ़कर 15.42 का आंकड़ा आया है। तो मार्जिन्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिट तो अच्छे खासे बढ़े,
लेकिन रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है एक बार को। तो ज़रा इसे एक बार चेक करा लेते हैं, चार्ट्स पर ही चेक कराते हैं पहले तो। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्योंकि ये स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खास इसने किया है। मैं एक बार परफॉर्मेंस चेक करा के आपके सामने लेकर आता हूँ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसे ज़रा एक बार लेकर आइए। EIL, हाँ देखिए 1 महीने में 5% ही चला है। ज़रा 6 मंथ का चार्ट या 3 मंथ्स का चार्ट भी लेकर आइए। 3 मंथ्स में नेगेटिव है 5%। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को मिला नहीं है। 6 मंथ्स में भी अगर आप देखेंगे तो 19%। अच्छा, 6 मंथ्स में ठीक चला है। चलिए एक राय लेते हैं, ज़रा चार्ट्स को चेक कराते हैं। रचित जी, ज़रा एक बार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अपनी राय दीजिएगा। नतीजे थोड़े मिले जुले नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू घटा है लेकिन मार्जिन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे तो ईयर टू डेट रिटर्न ठीक है, मतलब कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। और आप देखिए अप्रैल से मोमेंटम नहीं आ रहा है। इस नंबर के बाद हो सकता है आपको एक बार सप्लाई पॉइंट इसका हायर लेवल पे जो है कहीं ना कहीं 264 ऑड लेवल्स वहां तक जाता हुआ दिखे। बट जैसा कि हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है स्टॉक का। अभी कोई ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखेगा। नॉट दैट ये कोई यहाँ से करेक्ट करेगा, बट एक रेंज में मूवमेंट करेगा। अभी अपर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर नियर 264 और लोअर एंड कहीं ना कहीं निकल के आ रही है 220 224। जब तक इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं देता कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर आपको ये राय तो मिल गई है। लेकिन अब 2:20 बचे हैं अब आपके पास मार्केट के प्री ओपन के लिए और उसके बाद फिर ओपनिंग के एक्शन के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत मार्केट लाइव की नई हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ लगातार टेक्निकल चार्ट्स से आपकी मदद कर रहे हैं। फंडामेंटल व्यू आपको लगातार मिल रहा है अविनाश गुरस्कर जी से। और एक और मेहमान अब हमारे साथ पैनल पर हैं मोतीलाल ओसवाल से। शिवांगी साडा भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, शिवांगी जी के पास चलते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि स्टॉक्स उन्होंने आज कौन से आइडेंटिफाई किए हैं, मार्केट पर उनका नजरिया आज का क्या है। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। क्या राय आपकी पहले मार्केट पर है? एक क्विक व्यू चाहिए आपका निफ्टी बैंक के ऊपर और फिर आपके स्टॉक्स जो आपने आज आइडेंटिफाई किए हमारे व्यूअर्स के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सबको एडवांस में। एंड स्टॉक स्पेसिफिक हम अगर बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट्स में कल के सेशन में लास्ट के 1 घंटे में काफी अच्छी एक स्विफ्ट रिकवरी देखने को मिली। काफी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है पिछले लगभग 6 सेशंस के लोअर हाइस फॉर्मेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं राइटर्स अपना पोजीशन बनाए रखे थे अपसाइड पर कॉल राइटर्स, बट सपोर्ट बेस बाइंग जिस तरह से नजर आए वहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिला। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी एक अच्छे यहाँ पर बेस सेटअप हो रहा है। सबसे पहला पसंदा काउंटर यहाँ पर मेरा रहेगा HAL पर। ऑफ कोर्स आज के थीम के साथ भी जा रहा है, बट ओवरऑल HAL जो है लगभग पिछले 8 हफ्तों से कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए दिख रहा है वीकली बेसिस पर। और डेली फ्रेम पर भी पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हायर रहे हैं प्राइस राइज के साथ। ओवरऑल कल के सेशन में थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेटिव मूव हमने देखा था, बट काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढ ले। ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली 5100 तक के टारगेट्स एंड 4850 के स्टॉप लॉस। बट अगर हम थोड़ी पोजिशनल बात करें तो यहाँ पर हम 5250 तक के लेवल्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये स्टॉक आपके लिए HAL, टारगेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे नोट डाउन होकर। आप टारगेट और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली कीजिए फॉलो और उसके बाद ही अपने ट्रेड को कीजिए एग्जीक्यूट। 5100 5200 दो टारगेट्स आपको रखने हैं, 4850 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉक पर आप रखिए फोकस। चलिए प्री ओपन तो हो चुका है और प्री ओपन में जो संकेत फिलहाल नजर आ रहे हैं, हालांकि इन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। 28-30 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर नजर आ रही है और सेंसेक्स के अंदर करीब 100 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक को भी लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक में भी आप देखिए क्या संकेत मिल रहा है, क्या ट्रेंड मिल रहा है। निफ्टी बैंक को भी लेकर, अच्छा चलिए निफ्टी बैंक के लेवल्स आते ही होंगे, उसके बाद फिर करेंगे उस पर बातचीत। इस बीच रुपया जो है वो 6 पैसे मजबूत खुलता हुआ नजर आया है। 95 रुपये 44 पैसे के मुकाबले 95 रुपये 38 पैसे के लेवल्स आपको रुपए के भी नजर आए हैं। तो 6 पैसे की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल
मार्केट के लिए जो शुरुआत है वो थोड़ी सुस्ती लग रही है आज। देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर जरा आप करते हैं बातचीत जहां पर आज एक्शन ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। और प्री ओपन में कुछ स्टॉक जो अच्छे खासे ऊपर दिख रहे हैं उनमें आपको वेल्सपन लिविंग जरूर नजर आएगा। 7.5% ऊपर ये स्टॉक खुलता हुआ नजर आ रहा है। हमने फंडामेंटल व्यू तो लिया ही है अविनाश सर से। एक काम करते हैं, जरा एक टेक्निकल व्यू भी लेते हैं कि अब जब 7.5% ऊपर खुल रहा है तो कोई ट्रेड लेना भी है या नहीं। हालांकि देखिए 7.5% हो सकता है थोड़ी देर में सेटल हो और कम हो ये उछाल, लेकिन फिर भी अगर 7% ऊपर खुलता है तो क्या करना है? रचित जी, क्या राय होगी आपकी? देखिए बिल्कुल विकास भाई, आपका ये जो एक डाउट है ये बिल्कुल आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली रीसेंट टाइम्स में हमने इसको देखा है 174 से 76 के ब्रैकेट पे जाते सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखता है। आज इसके लिए गेम चेंजर तब बनता हुआ दिखेगा जब 176 लेवल्स के ऊपर ये सस्टेनेबल मूवमेंट करता हुआ दिख जाता है आपको 15 मिनट्स के चार्ट्स पे। फिर आपको 188 196 लेवल्स तक भी जा सकता है। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे एक बार अपना अपटिक रजिस्टर करने के बाद वापस आपको कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है, और हम समझते हैं 164 ऑड लेवल्स तक ये वापस आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वेल्सपन लिविंग पर ये राय मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ एक स्टॉक का। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत की तैयारी हो रही है और इनफैक्ट कल भी अच्छी मजबूती। सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। अच्छे नतीजे और अविनाश सर नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखने को मिली। नंबर्स की अगर बात करें, रेवेन्यू के फ्रंट पर 41% की बढ़त नजर आई, 60-61% का मुनाफा भी बढ़ा है। और इसके ठीक बाद अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की हम बात करें, खरीदारी की राय और फर्दर अपसाइड ये टारगेट्स जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर रैशनल बता रही है। करीब 20,000 के टारगेट्स भी आंके जा रहे हैं। 20,000 के लेवल के ऊपर तो खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक, क्या राय होगी? मानसी, मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा इन्होंने वेल्थ क्रिएशन पिछले 5-6 साल में किया है। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्लोसिव सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये दो सेक्टर्स को ये एक काफी बड़ा प्लेयर है। वर्चुअली मोनोपोली बिजनेस है। डिफेंस में भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत कम डिफेंस कंपनीज बनाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि देखिए शेयर तो सस्ता नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है, बट जिस प्रकार का ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में अगर यही ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि प्राइस से ज्यादा वैल्यू और बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि इसमें लिक्विडिटी भले ही थोड़ी कम है, बट काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो इस प्रकार का बिजनेस मॉडल पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली आपको रिटेल निवेशकों को अगर खरीदना है तो थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में खरीद लीजिए, क्योंकि सर ये स्टॉक वैसे सस्ता नहीं है। आपको अगर 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है तो ही आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। मोमेंटम के लिए तो 1-2 दिन ये चलेगा, बट उसके बाद वापस ये एक कंसोलिडेशन रेंज में पॉसिबिलिटी रहेगी। बट डेफिनेटली खरीदने लायक है 1.5-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल 20,000 की स्टॉक प्राइस है, इसीलिए छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन हाँ निवेश के लिहाज से एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। फंडामेंटल्स भी काफी तेज है और जिस सेगमेंट में काम करिए कंपनी अच्छी तेजी दिखाई है। यहाँ पर रिजल्ट का एक्शन कुछ दिन तक जैसे अविनाश जी बता रहे रहेगा, उसके बाद धीमी चाल चलता रहेगा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। इप्का लैबोरेटरीज पर आपसे एक राय में जानना चाहूंगी। कंपनी के नंबर्स आने के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रन अप लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है। ऑफ कोर्स क्योंकि Q2 नंबर्स भी काफी पॉजिटिव, Q1 नंबर्स भी काफी पॉजिटिव थे और उसके ठीक बाद अगर आप देखें एनालिस्ट की तरफ से रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुई थी। आज के सत्र में इप्का लैबोरेटरीज पर या फिर लैबोरेटरी स्पेस के अन्य कोई काउंटर्स पर आपकी राय अगर हो तो बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो इप्का लैब की अगर हम यहाँ बात करें तो स्ट्रक्चर जो है थोड़ी वॉलेटाइल ज्यादा रही है यहाँ पर ये स्टॉक एज कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक इन द सेम सेक्टर। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी बाउंस बैक मूव जरूर देखने को मिली है 1700 के लेवल्स पर। बट कल के सेशन के जो 1900 को टच करके उसने हाईज को गिव अप किया है, वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। मेरी राय रहेगी कि हम अगर इस स्पेस में ही देख रहे हैं तो लॉरस लैब्स एक बेटर पिक है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है स्टॉक ने लगभग पिछले 4 महीनों में, एंड अभी तक हमने देखा है इस स्टॉक ने करीबन 67% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं पिछले 8 महीनों में। तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है एंड ऐसे मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ में ही और स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है।
एंड वीकली फ्रेम में अगर हम बात करें तो पिछले 21 हफ्तों से कंसिस्टेंटली कोई भी डिप्स में खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिखी है इस स्टॉक में। सो डेफिनेटली लॉरस लैब्स यहाँ पर मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी। लगभग कंसोलिडेट कर सकता है, बट इमीडिएट टारगेट्स जो है वो हम 1930 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। एंड 1820 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा बट इम्पोर्टेंट रहेगा, ट्रेल भी करे। ठीक है, 1820 का सपोर्ट होगा लॉरस लैब्स के लिए। स्टॉप लॉस आप वहां पर लगा के चलिए। 1850 रुपए पर खुलने के संकेत हैं फिलहाल। लेकिन आज कौन से 9 शेयर होंगे जहां पर एक्शन जरूर दिखेगा? 9 के नवरत्न लेकर मिताली हमारे साथ हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। और 9 के नवरत्न में पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स पीवी कार्स। रिजल्ट्स जो आए कल हमारे सामने मिक्स साइड पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू करीबन 9% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 87% का डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का एबिटा भी 17% से गिरा है, और साथ ही जो बिजनेस सेगमेंट्स है जेएलआर और इंडिया बिजनेस, वहाँ पे भी सॉफ्टनेस आती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मिक्स पर इसे रखिएगा आज अपने रडार में। इंडिगो पेंट्स के भी रिजल्ट्स कल सामने आए और रेवेन्यू इनका 19.7% से बढ़ता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट 61% से बढ़ा है, लेकिन एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 40% का जंप आया है। एबिटा मार्जिन 243 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा जो रेवेन्यू ग्रोथ है, आप पिछले 10 क्वार्टर में देखें तो हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर करी है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही साइड से। हुनासा कंज्यूमर्स के भी नंबर्स सामने आए और नंबर्स ओवरऑल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए नंबर्स नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 27% से बढ़ा है, वही एबिटा में 45 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, जो कि अनुमान से भी काफ़ी बेहतर है। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 41 करोड़ से अब बढ़कर 90 करोड़ पे जंप करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ पे भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। वेल्सपन लिविंग की बात करें तो रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू 24% से बढ़ा है, एबिटा में करीबन 42% का उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। वही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कंपनी ने करीबन 83% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रजिस्टर करी है। टेक्नोक्राफ्ट के भी रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू इनका 27% से बढ़ा है, एबिटा में 57% का उछाल आया। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे करीबन 70% का जंप कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है। इसके अलावा जीनस पावर भी रहना चाहिए आपके रडार पे। आज रिजल्ट्स अच्छे साइड पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी प्रॉफिट इनका 44% से बढ़ा है, रेवेन्यू में 45% की जंप आई है, एबिटा 30.7% से बढ़ता हुआ नजर आया। वही एबिटा मार्जिन्स में भी शार्प जंप कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रिजल्ट्स आए, इसे भी रखिएगा फोकस में। कंपनी का जो रेवेन्यू है 15.5% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर करी है। एबिटा की बात करें तो 26% की उछाल वहाँ पे आई है, और एबिटा मार्जिन जो है 11.5% से बढ़कर 12.5% पे आया, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट्स थे उसको काफ़ी हद तक कंपनी ने बीट कर दिया है। और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे भी 27% का जंप लगाया है। इनका जो होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आने के कारण कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऑफिस के भी रिजल्ट्स आए, इसे भी रखिएगा रडार पे। रेवेन्यू में करीबन 27% का जंप आया है, एबिटा भी 28% से बढ़ता हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे 10 करोड़ का जो आंकड़ा था वो अब बढ़कर 24 करोड़ पे आ गया है। तो ऑपरेशनल साइड पे भी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, और ओवरऑल भी क्वार्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ऑफिस का। इसके साथ ही लास्टली आपको पेज इंडस्ट्रीज पे जो रिजल्ट्स आए उस पर बात करें तो सिटी ने कंपनी पे जो बाय का टारगेट है वो मेंटेन करा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो घटा दी है। 47,700 से कम करके 46,500 पे ही रख दी है। क्वार्टर 1 की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो अच्छी थी, लेकिन वॉल्यूम साइड पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो थोड़ी एस्टिमेट से कम ही आई है। और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और मैनपावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बिलिंग इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आया। तो ये 9 की नवरत्न जो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको रखने चाहिए अपने फोकस में। ठीक है, ये 9 शेयरों पर आप नजर बना के जरूर चलिए। मिताली ने सारी की सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। अच्छा, एक शेयर को लेकर जरा व्यू ले लेते हैं गुरांग सर से। गुरांग सर, माफ कीजिएगा, अविनाश सर, ये मैक्स फाइनेंशियल के नंबर बड़े तगड़े आए हैं। प्रॉफिट में बढ़िया जंप है, करीब करीब 37% का। वीएनबी मार्जिन 3% बढ़ा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी वीएनबी की बात करें तो 33% का बढ़िया उछाल है, और एपी में 15% की बढ़त है। तो हर फ्रंट पर अच्छे नंबर, और शेयर अच्छी तेजी पर खुलने जा रहा है। सर, क्या भी होगा, क्या करना चाहिए आज? नहीं, मेरे ख्याल से देखो अभिषेक, नंबर्स तो उम्मीद से बेहतर है, और वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस का जो ग्रोथ है 33%, ये उम्मीद से बेहतर है।
अगर आप दूसरे प्लेयर्स को कंपेयर करें इंश्योरेंस स्पेस में तो डेफिनेटली इनके मुकाबले में ये नंबर काफी तगड़ा है। तो डेफिनेटली स्टॉक आज पॉजिटिव खुलेगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर यही परफॉर्मेंस आपको सेकंड और थर्ड क्वार्टर में दिखता है, क्योंकि टिपिकली चौथा क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफी तगड़ा होता है। पहले क्वार्टर में ही अगर ये ग्रोथ आया तो मार्केट इसको और अच्छा सेंटिमेंटली पॉजिटिव मानेगी, तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए, बट लंबी अवधि से, क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला परफॉर्मेंस वाला स्टॉक नहीं है, आपको ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ही देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल आप देखिए 2-2.5% नीचे ये स्टॉक खुलता हुआ, लेकिन एक स्टॉक आज जो खुल रहा है ना, ये बेहतरीन तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। टेक्नोक्राफ्ट को लेकर आइए, कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद ये स्टॉक 9% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, तो ये आज के ओपनिंग का खिलाड़ी बन सकता है। रचित जी जरा एक क्विकली व्यू बताइएगा कि इतना ऊपर खुल रहा है, अब तो छोड़ देना चाहिए फिर तो। देखिए विकास भाई, जिस तरीके से ये खुल रहा है इसमें वॉल्यूम बिल्डअप आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से। हो सकता है आपको ये मूवमेंट सस्टेन करता हुआ दिख जाए और ये 3320 लेवल्स तक चला जाए। अगर आप देखें 2024 में इट हैज इवन गॉन टू 3800 लेवल्स। अगर रिट्रेस करेगा तो मीडियम टर्म में वहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एंड आफ्टर दिस अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर हैं। इतने अप मूव के बाद इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 2660। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आप जिस लेवल पे कंफर्टेबल लगे पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक है, तो ये राय टेक्नोक्राफ्ट के ऊपर हो गई। अब 15-16 सेकंड का समय बचा है बाजार की ओपनिंग में और निफ्टी 50 के जो लेवल्स आपको नजर आएंगे 24,350 60 के आसपास तो आपको ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं निफ्टी 50 के। बैंक निफ्टी करीब 57,590 के आसपास खुलने के संकेत इसके भी मिल रहे हैं, यहाँ भी हल्की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए बाजार खुल गए, पहले लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और निफ्टी की शुरुआत हुई है 24,350 के नीचे, करीब 60-70 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर और 1/4% टूटता हुआ निफ्टी 50। तो ओपनिंग का एग्जैक्ट लेवल 24,361 का है और जहां खुले हैं वहीं 24,365 का हाई बनाया है और उसके बाद खटाखट नीचे की तरफ बढ़ते गए हैं 24,300 की तरफ अब हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी 50 पर। बैंक निफ्टी यहां गिरावट उतनी नहीं है लेकिन फिर भी 80-90 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर भी नजर आएगी। 57,560 के आसपास के लेवल्स आपको यहां पर नजर आएंगे। 300 अंक टूटा है सेंसेक्स। तो बाजार की शुरुआत कमजोर साइड पर होती हुई निफ्टी जहां खुला वहीं पे हाईज बनाए और वहां से नीचे की तरफ गया है। देखना यह होगा कि क्या वापस उस हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ आपका रुख करते हैं और आपके सामने पहले एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो भी रख देते हैं। 50 जो आंकड़े हैं निफ्टी 50 के उनमें से 13 शेयर ही सिर्फ चढ़ने वाले हैं। 35 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है, 2 में कोई बदलाव नहीं है, तो ये आंकड़ा आपको नजर आएगा कमजोर। सेंसेक्स में आंकड़ा 4 और 26 का आपको नजर आएगा। निफ्टी 50 के जो सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आपके सामने है, फाइनेंस, रिटेल और उसके अलावा ट्रांस इंफ्रा, फूड प्रोडक्ट्स, इनमें से कुछ आपको सेक्टर्स मिल रहे हैं जो चुनिंदा सेक्टर्स थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेजरली सारे बड़े सेक्टर्स जो है वो आज नजर आ रहे हैं बाजार में कमजोर। आज इंडाइसेस की बात कर लेते हैं जरा। सेक्टोरल इंडाइसेस का हीट मैप आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी 50 का हीट मैप भी आपके सामने है इस वक्त। विप्रो, बजाज ऑटो और उसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये शेयर जो है वो आज आपको टॉप गेनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आधे % की तेजी है, कोई बड़ी तेजी है नहीं, तो यहां पर आप निश्चित तौर पे रखिए ध्यान। गेनर्स के अलावा अगर आप लूजर्स को देखिए तो लूजर्स में आपको इंटरेस्ट ज्यादा नजर आएगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कमजोर नतीजों के बाद ये स्टॉक क्योंकि मुनाफा काफी ज्यादा गिरा है, ये स्टॉक जो है वो आपको नजर आएगा 4.5% नीचे, तो यहां बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैक्स हेल्थ केयर ये भी स्टॉक 2% नीचे खुलता हुआ, हिंडाल्को 2% नीचे खुलता हुआ, कल की बड़ी तेजी के बाद छोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील यानी मेटल वाले शेयर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये तीनों ही आज थोड़े से मुनाफा वसूली का हो रहे हैं शिकार। मजबूती में आपको अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स नजर आएंगे 5 चढ़ने वाले शेयरों में। सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ आपका रुख करते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में आज आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा कमजोर निफ्टी मेटल का इंडेक्स आपको नजर आएगा, 1.25% टूटता हुआ नजर आएगा निफ्टी मेटल का इंडेक्स। आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है इस वक्त। डिफेंस शेयरों में भी गिरावट है 1/4% के आसपास की। तो खरीदारी कहां है? खरीदारी सिर्फ और सिर्फ रियल्टी के अंदर थोड़ी बहुत दिख रही है, 1/4% के ऊपर निफ्टी रियल्टी आपको ऊपर नजर आएगा। उसके अलावा निफ्टी एनर्जी सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस के चुनिंदा शेयरों में निफ्टी फाइनेंस में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी वहां पर भी आपको नजर नहीं आएगी। निफ्टी 50 के कॉन्ट्रीब्यूटर्स यानी निफ्टी को गिरा कौन रहा है, तो निफ्टी को गिराने वाले शेयरों में आज है सारे दिग्गज। आप RIL को देखिए, RIL से गिरावट आ रही है, इन्फोसिस से आ रही है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से आ रही है, हिंडाल्को से आ रही है, SBI से आ रही है,
ये सारे शेयर मिलकर आज निफ्टी को कर रहे हैं कमजोर। थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल से, लेकिन वो सपोर्ट है नाकाफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर जिन पर आज एक्शन देखने को मिला है, 3-4 स्टॉक्स मैं आपको एक एक करके बताता हूं, उन पर आप जरूर रखिए आज फोकस। सबसे पहले बात हम करेंगे आज के सुपरस्टार, आज की सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले स्टॉक की, टेक्नोक्राफ्ट 11% ऊपर ओपनिंग का खिलाड़ी बनता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। प्री ओपन में हमने आपको अलर्ट किया भी था इसके ऊपर। उसके अलावा वेल्सपन लिविंग, प्री ओपन के भी पहले डिस्कस किया था हमने और ये बता दिया था आपको कि यहां तेजी आज बड़ी दिखेगी। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों राय आपके पास मौजूद थी। वेल्सपन लिविंग में आपको भरपूर मौका मिला है। 7.5% की तेजी के साथ ये भी बना है ओपनिंग का खिलाड़ी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, हमने पूरी रिसर्च आपके सामने रखी, राय रखी, 4.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक भी खुला है। आज ओपनिंग का फिसड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे कमजोर से मिले जुले साइड पर आप देख सकते हैं। एक और स्टॉक जिस पर आपको आज रखना चाहिए फोकस, वो है पेज इंडस्ट्रीज का। कल नतीजे आए, इमीडिएट रिएक्शन ये था कि स्टॉक 5% टूटा था, लेकिन धीरे धीरे जब नतीजों को बाजार ने समझा, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई और ब्रोकरेजेस ने ये पॉइंट आउट किया कि वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। उसके अलावा जो अगर आप थोड़ी बहुत जो कमजोरी की बात प्रॉफिट में कर रहे हैं, मार्जिन्स में कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सप्लाई को लेकर कंस्ट्रेंट थे। और उसके बाद जब ब्रोकरेजेस ने अपना नजरिया रखा, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, बाई रेटिंग उन्होंने दी, 48,000 रुपए के टारगेट थे, वहां से थोड़ा सा टारगेट प्राइस कट करके 45,700 का रखा उन्होंने, मेंटेन किया ओवरवेट रेटिंग। मॉर्गन स्टैनली ने भी 42,600 के टारगेट दिए और उसके बाद स्टॉक में आज देखिए 3.25% की तेजी, रिकवरी निचले स्तरों से शानदार देखने को मिल रही है। उसके अलावा चलिए कुछ और स्टॉक्स पर आप रखिए फोकस। उन स्टॉक्स में आपको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को भी रखना है। 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी खुलकर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हुनासा कंज्यूमर, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पॉजिटिव, कंपनी के नतीजे पॉजिटिव, स्टॉक 2% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये अच्छा, हुनासा कंज्यूमर की तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4% के आसपास की तेजी अब तो यहां पर देखने को मिल रही है। शुरुआत जो हुई थी उससे स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। चलिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव को भी लेकर आइए सामने, यहां 1.5-2% की गिरावट आपको नजर आएगी क्योंकि नतीजे जो है वो कमजोर साइड पर आते हुए नजर आए। तो ये ओवरऑल बाजार की ओपनिंग और बाजार का स्ट्रक्चर आपके सामने। कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को भी रखते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए कमाई के मौके खोजने चलेंगे हम ओपनिंग ट्रेड्स के जरिए, लेकिन पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने। सीईएससी पर भी रखिएगा ध्यान, ये स्टॉक 4-4.5% ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 3.5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूड कल की गिरावट से रिकवर करता हुआ 4.5% की तेजी अब यहां पर नजर आएगी। तो इन स्टॉक्स पर आप रखिए फोकस। गिरने वाले कुछ शेयरों को भी रख लेते हैं आपके सामने जहां आज कमजोरी देखने को मिल रही है और उनमें आपको जो कुछ स्टॉक्स नजर आएंगे उसमें आपको नजर आएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अलावा नाल्को 5.5% ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये स्टॉक कमजोर होता हुआ। केआरएन हीट एक्सचेंजर आपकी स्क्रीन पर है, 5% का एक और अपर सर्किट आज लगता हुआ नजर आ रहा है। कल भी अपर सर्किट था, आज भी अपर सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहे थे और उसकी वजह से देखिए स्टॉक में तेजी लगातार बेहतरीन देखने को मिल रही है। लेकिन नाल्को एक बड़े एक्सीडेंट के तौर पर आज मेटल शेयरों में जो गिरावट है, नाल्को लगातार रनअप में था और प्रॉफिट बुकिंग आज हावी होती हुई नजर आ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। उसके अलावा आप आदित्य इन्फोटेक को भी रखिएगा ध्यान में क्योंकि आज भी ये 5% के लोअर सर्किट पर नीचे लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। 3500 के टारगेट 3500 के लेवल्स आ चुके हैं और एकदम सटीक सही टाइम पर एडवाइस हमारे एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल जी ने दी आपको कल कि आज जैसे ही ऊपर खुले आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। काफी रनअप दे चुका है, जब नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। तो ये आपके लिए राय बहुत काम की रही है। एचपीसीएल आज के बड़े एक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा है, ये भी 4.5% 5% नीचे ये स्टॉक भी खुला है। चलिए अब करते हैं स्टॉक्स के लिए आपकी तैयारी, कहां करनी है आपको खरीदारी या बिकवाली। शुरू करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए एज एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं 24,300 के आसपास निफ्टी में फिलहाल कामकाज, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहा है। इसके ठीक पीछे मेटल्स, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो प्लेयर्स में भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं उनकी तरफ से इस वक्त मार्केट में मौके कहां पर है। रचित, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं कैसे देख रहे हैं इस वक्त बाजार की शुरुआत को आप और ट्रेड्स क्या होंगे, ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से? मैम पहले ट्रेड कर देता हूँ। थोड़ा सा मूवमेंट आ गया है बट अभी बहुत स्टीम बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ वबाद की। 1950 लेवल से अभी हम इसमें इनिशिएट हो गए थे बाय साइड पे। 2040 2160 ये दो लेवल्स हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। 1880 का होगा स्टॉप लॉस। मैं बात कर रहा हूँ वबाद की
आप 1950 1960 अभी थोड़ा सा और ऊपर हो गया है, इन लेवल्स पे भी पोजीशन बना सकते हैं 2040 2160 और 1880 के स्टॉप लॉस के साथ इस बाय साइड पोजीशन को अप्रोच किया जा सकता है विद अ डिस्क्लेमर कि आपके चैनल पे लोअर लेवल्स पे भी हमने इसमें अपना कवरेज रखा है और हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी ये पर्टिकुलर स्टॉक पार्ट है। चलिए ठीक है, वाटिक वबाक पर तो एक राय दी, लेकिन इसके अलावा रचित आपकी तरफ से कोई और ट्रेड्स, कोई और स्टॉक्स या एक ही स्टॉक इस वक्त सुझा रहे हैं आप? मैम देखिए, वैसे मार्केट में हम कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इट्स फ्राइडे और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाह रहे हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टिकिंग अराउंड टू वाटिक, और कुछ दिखता है तो जरूर मैं अपडेट करूंगा। ओके, चलिए तो बिल्कुल कॉशन प्रैक्टिस करते हुए एक स्टॉक पर फोकस और अच्छी खासी मजबूती वियटिक वबाक में हम देख रहे हैं। शिवांगी, आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स और साथ ही मौके, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से मैंने भेल चुना है, BHEL। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। वीकली बेसिस पर हमने देखा है कि पिछले 13 हफ्तों का एक कंसोलिडेटेड बैंड बना है और एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है इस लेवल्स पे। ऑफ कोर्स थोड़ी रेजिस्टेंसेस है 450 के लेवल्स पर अभी जिस तरह से मोमेंटम और बाइंग देखने को मिल रही है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 445 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट यहाँ बनते हुए दिख रहा है 420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए BHEL 2% की तेजी, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए यहाँ पर मौके बनते हुए 428 के लेवल्स। हमारे पैनल पर लोकेश सेठिया भी अब मौजूद हैं। लोकेश, बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो रिकमेंडेशन मैम ने दिया वही हमारा भी है। भेल में जबरदस्त मूव आपको देखने को मिल रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड सेगमेंट में आज अच्छा खासा अप मूव है, तो 430 429 के बीच में खरीजिए। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ अपना टारगेट। इसमें 445 से लेके 455 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 420 का। दूसरा स्टॉक जो है वहां पर भी एक अच्छा खासा अप मूव आपने पिछले कुछ दिनों से देखा है और कई बार मैंने ये रिकमेंडेशन किया है निचले लेवल से। इटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। जोमेटो 320 के करीब इस पे बाय किया जा सकता है। 314 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 330 से लेकर 335 तक का शॉर्ट टर्म में मूव दिखा सकता है। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। पिछले कुछ 15-20 दिनों से ये स्टॉक 270 280 से कंटिन्यूअस ऊपर अपर डायरेक्शन ले रहा है। हायर हाइज हायर लोज बन रहा है। हमने 2-3 बार रेकमेंड भी किया हुआ है और वो टारगेट अचीव भी हुआ है, बट नया टारगेट मुझे लगता है 330 335 तक ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको दिखाएगा। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। BHEL एक स्टॉक है और इटर्नल लोकेश जी की तरफ से, और BHEL दोनों ही शिवांगी और लोकेश जी को पसंद, उनकी तरफ से एज कन्विक्शन ये स्टॉक पर खरीदारी के मौके बनते हुए। अविनाश जी, अपोलो हॉस्पिटल पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। नतीजों के बाद से ही हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी का करंट, हाई टीन हॉस्पिटल सेल्स ग्रोथ अच्छी रही, हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली, और यहां से फर्दर ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने काफी अट्रैक्टिव बनाए नॉर्दर्न मार्केट और सदर्न मार्केट्स के लिए। इस वक्त भी बाजार की शुरुआत के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स में एक शार्प सडन अपसर्ज नजर आ रहा है, क्या राय होगी? नहीं, बिल्कुल देखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल ने जिस प्रकार का Q1 का नंबर दिया है, जो कमेंट्री आई है, क्लियरली इंडिकेटिव है कि काफी एग्रेसिव मोड में मैनेजमेंट है और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए, हॉस्पिटल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहां पे कोई भी इन्फ्लेशन का फर्क आया नहीं है, और बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं तो इनके पास काफी बड़ी मात्रा में प्राइसिंग पावर है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का अभी जो ट्रेंड है उसका बेनिफिट पूरा इनको मिलेगा। और अगर ज्योग्राफिकली ये दूसरे स्टेट्स में एंटर करते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को काफी पसंद आएगा, क्योंकि जितनी इंक्रीमेंटल बेड कैपेसिटी आएगी उससे इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, मेरे ख्याल से जिनको भी खरीदना है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, स्टैगर्ड वे में खरीदिए, लेकिन लंबी अवधि का 1.5-2 साल का नजरिया रखें, इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, ये राय होगी अपोलो हॉस्पिटल के शेयर को लेकर। करीब 1.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। लेकिन एक बढ़िया रनअप हमने देखा था नैल्को के शेयर में, और नैल्को कल क्रैश हुआ और आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट 5% की बड़ी तगड़ी है शेयर में।
रचित जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि ग्लोबल डिमांड को लेकर थोड़ी स्लगिशनेस है। मेटल के प्राइसेस भी थोड़े नीचे आ रहे हैं, उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। राय आपकी क्या होगी नैल्को को लेकर? क्या करें इसमें? बिग एक्सीडेंट है आज का ये भी। सर देखिए, ये चीज मैं समझता हूँ हम सब रिकलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरे वीक हमने ये डिस्कस किया था। मतलब आप देखिए चैनल पे जब ये ऊपर जा रहा था कि मिडल ईस्ट टेंशन जैसे एक्सकेलेट होगी, स्मेल्टिंग का आपको इश्यू आता हुआ दिखेगा और सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। उसके बाद थोड़ा सा मिडल ईस्ट टेंशन कूल ऑफ हुआ, तो कल हमने डिस्कस किया था कि इन लेवल से आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। और आप देखें अब ये नीचे जा रहा है जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर आपको थोड़ा सा डाउनसाइड जरूर इसमें और रजिस्टर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ये सपोर्ट आपको लेता हुआ जरूर दिखेगा। तो अभी यहाँ पे नहीं, 364 से 368 की रेंज में आपको एक बार ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और वहां से हो सकता है आपको एक बाउंस बैक मूव भी थोड़ा सा देखने को मिल जाए। ठीक है, ये राय हो गई नेल्को को लेकर। लेकिन एक बार जरा वोल्टास का शेयर लेकर आइए, क्योंकि वोल्टास के शेयर में हम देख रहे हैं कि शुरुआत आज के सत्र में अच्छी की है और पिछले 3-4 सत्र से हम देख रहे हैं कि जो तेजी का मोमेंटम है वो बरकरार है। हालांकि बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन 1300 रुपए के भाव के ऊपर आपको ये शेयर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी आपको शेयर में नजर आएगी, लेकिन अभी भी 20 डीएमए के नीचे ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर क्या व्यू होगा आपका लोकेश भाई? क्या व्यू सुझाएंगे आप नतीजों से पहले वोल्टास के शेयर में? सर नतीजे से पहले मेरे हिसाब से अवॉइड करें, और नतीजे आने दीजिए एक बार, उसके बाद इसमें बाई सेल का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बट अभी के लिए अगर देखेंगे, जैसे आपने बोला 220 डे के नीचे है, बट ये एक्चुअली 200 और 100 डे के नीचे भी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और हर बार जब भी ये 200 डे के पास जाता है वापस वहां से करेक्शन ले लेता है। तो वेट एंड वॉच रखेंगे, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही इसमें बाई सेल का कोई पोजीशन बना सकेंगे। चलिए ठीक है, वोल्टास के ऊपर ये राय आपको मिल गई है। चलिए जरा कुछ और स्टॉक्स की बातचीत करेंगे, उसके पहले एक व्यू जरा रचित जी से आदित्य इन्फोटेक पर फिर से लेंगे। रचित जी, आदित्य इन्फोटेक, आपने सलाह तो बहुत बेहतरीन और एकदम सही समय पर दी थी। 5% का लोअर सर्किट आज भी है, नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों का मुनाफा अच्छा हुआ था। आपने क्लियरली एडवाइस कल की भी थी। अब क्या एडवाइस रहेगी, किन लेवल्स पर वापस से एंट्री करने के बारे में सोचना है? देखिए बिल्कुल विकास भाई, आप देखिए जिस तरीके से अभी इसने डाउन साइड अपना रजिस्टर किया है, फर्दर मोर डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। और क्लियर केस, जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट नहीं लेता, जो कि 34-24 लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, वहां पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो पेन पॉइंट आपको थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है। और हम समझते हैं कहीं ना कहीं फिर आपको 29-80 लेवल तक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। थोड़ा डिस्टिंक्ट हो गया वो, तो अभी हम वेट करेंगे 50 डे मूविंग एवरेजेस का, जो कि आपको मंडे को एक बार टेस्ट करता हुआ दिखेगा। फिर एक बार रिविजिट करेंगे, अगर वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो एक बार वापस से आपको अपसाइड रजिस्टर काउंटर करता हुआ दिखा भी सकता है। रचित जी, ये आपकी जिम्मेदारी रही, फिर जैसे ही आप एंट्री के मौके मिलेंगे आप ही गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को, पक्की रही बात? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ रचित जी आपका बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम स्टॉक्स पर अपनी बेहतरीन एडवाइस आपने साझा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मेहमान को करते हैं शो में शामिल। विनीत कुमार सक्सेना जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। विनीत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपके स्टॉक आइडियाज के साथ ही, उसके बाद फिर बात करेंगे बाकी स्टॉक्स के ऊपर। गुड मॉर्निंग विकास जी। तो मेरा पहला स्टॉक पिक है बाटा इंडिया। थोड़ा सा रनअप दे चुका है, जब मैं आइडेंटिफाई किया था इसको तो इसका भाव करीब 730-735 के पास था। तो पहले मेरा स्टॉक पिक रहेगा बाटा एनालिसिस। देखिए प्रीमियमाइजेशन एंड वॉल्यूम रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी स्नीकर स्टूडियो, हश पपीज और प्रीमियम रेंज पर फोकस्ड है। रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स में मार्जिन्स में रिकवरी और प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 23% पैट YOY देखने को मिला है। हालांकि मास मार्केट रूरल डिमांड में स्लो रिकवरी और इंटेंस कंपटीशन है, लेकिन इनका फ्रेंचाइजी मॉडल टियर 3 टियर 4 सिटीज में एसेट लाइट फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे जिस तरह से एक डबल राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है,
विद गुड राइजिंग वॉल्यूम्स, मुझे लगता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव ये स्टॉक दिखा सकता है, जैसे अभी देख रहा है। तो अभी करीब 760 लेवल्स के आसपास अवेलेबल है। तो अगर थोड़ा सा डाउन साइड में मूव आता है, पुल बैक आता है करीब 740 750 के लेवल्स पे, तो वहां पे एंट्री बनाई जा सकती है। टारगेट रहेगा 800 एंड 850, स्टॉप लॉस रहेगा 665। ये एक पोजिशनल पिक है। नेक्स्ट पिक रहेगा मेरा ग्लैक्सो। ये हाई मार्जिन पोर्टफोलियो एंड वैक्सीन पे फोकस कर रहा है। स्पेशलिटी लॉन्चेस है इनका ऑन्कोलॉजी एंड एडल्ट वैक्सीन लाइक शिंग्रिक्स पे। स्ट्रॉन्ग जनरल फार्मा ब्रांड्स, ऑगमेंटिन, कैल्पोल जैसे ब्रांड से ऑपरेशनल मार्जिन भी सस्टेन कर रहा है 30 to 35% के रेंज में। डेट फ्री है, सॉलिड कैश फ्लोज है। टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे जून में एक वॉल्यूम रिवर्सल देखने को मिला है एंड 25-30 के लेवल्स के नेकलाइन के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक ये स्टॉक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो टारगेट रहेगा मेरा 2760 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2575 का। ये एक पोजिशनल पिक ये भी रहेगा। एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। मेरा पिछला पोजिशनल पिक्स था एस, नौकरी, फिन केबल्स, बर्जर पेंट, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे। चलिए बिल्कुल। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप रखिए ध्यान जहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अब दी है विनीत जी ने। स्टॉक के जैसे जैसे टारगेट सेट होते गए वैसे वैसे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राय ना शिवांगी जी से लेते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। आज 5% टूटा है, लगातार डाउन ट्रेंड में है, नतीजे तो कमजोर आए हैं, लेकिन क्या चार्ट्स इतने कमजोर हो गए हैं क्या कि छोड़ ही देना है, या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट जाके लेगा तो वहां खरीदारी करनी है, एंट्री के बारे में सोचना है? जरा लेवल्स को एक बार चेक करा लेते हैं। शिवांगी जी, क्या राय है आपकी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स? जी, अगर हम इस स्टॉक की बात करें, ऑफ कोर्स हमने इसमें एक पूरे ऑटो स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, बट यहाँ पर हमने देखा कि ये इतना कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखा वो मूव। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में अगर हम बाकी स्टॉक्स को देखें, हीरो मोटोकॉर्प या फिर टीवीएस मोटर, वहां पे हमने देखा है कि ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। तो उनमें फोकस करने की ही सलाह रहेगी मेरी इस पूरे स्पेस में। ओके, तो चलिए ये राय और टाटा मोटर्स पीवी सीवी दोनों के नतीजे आते हुए दिखे। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर टुवर्ड्स डाउन साइड, सिटी का भी मानना है कि यहां से फर्दर निचले स्तर नजर आ सकते हैं। लेकिन नतीजों पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं स्टॉक्स? और इनफैक्ट बिल्कुल तिमाही नतीजों की सीजन जो है काफी बेहतरीन रही है, नॉट जस्ट फॉर बेंचमार्क्स लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, छोटी मझौली कंपनियों में भी कितना जबरदस्त एक्शन हम देख रहे हैं। लाइक्स ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, इन स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। अच्छे नतीजों के दम पर बाजार खुलने से पहले LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो इनफैक्ट हमने बात भी की थी और अब ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। विनीत, एक राय आपसे जानना चाहूंगी। लार्जली बेटर देन एस्टिमेट नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए, रेवेन्यू के फ्रंट पर भी इजाफा नजर आया और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में भी अच्छी खासी बढ़त, काफी बेहतरीन नतीजे, इनफैक्ट अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रैक करता हुआ। जी विनीत, ये सवाल आपके लिए। हाँ, बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा रनअप दे दिया है स्टॉक ने। तो अपसाइड में मुझे लगता है कि 2660 का एक मेजर रेजिस्टेंस, 2660 2690 तक का एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने का राय नहीं रहेगा, लेकिन अगर पुल बैक कहीं पे मिलता है 2300 टू 2350 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे एक बाई का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सब बहुत अच्छा चार्ट है। अगर वीकली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो ये 20 वीकली EMA के सपोर्ट लेके बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। एंड मुझे जिस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा था, मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका रिजल्ट्स जो है अपसाइड बहुत अच्छा आएगा, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएगा, एंड वो शो हो रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और अच्छी खासी मजबूती पर ये स्टॉक्स जो हैं इस वक्त कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं और रियली रिजल्ट्स का असर है जो कि इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं IRCTC की।
आईआरसीटीसी ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। आय में सालाना आधार पर 18% की ग्रोथ दिखी और मुनाफा सपाट रहा, जबकि मार्जिन्स के फ्रंट पर करीब 6% की कमजोरी भी हाथ लगी। Q1 नतीजों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईआरसीटीसी के सीएमडी राहुल हिमालयन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मुनाफे के फ्रंट पर फ्लैट ट्रेंड नजर आया और रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें 18% के मूव्स थे। बावजूद इसके रेवेन्यू स्केल किस तरह का देख रहे हैं आप? ऑपरेटिंग लेवरेज एक्चुअली किक इन करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही FY27 के लिए आउटलुक क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा जो रेवेन्यू 1370 वर्सेस 1160 रहा है, उसमें मैं बताऊंगा जो हमारा 210 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा हुआ है, उसमें केटरिंग से 732 वर्सेस 547 और रेल नीर से 109 वर्सेस 106, इंटरनेट टिकटिंग से 361 वर्सेस 359 एंड टूरिज्म से 168 वर्सेस 148। तो 210 के मुनाफे में जो डेल्टा जो डिफरेंस आया है वो सबसे ज्यादा केटरिंग ने कंट्रीब्यूट किया, अराउंड 181 करोड़। केटरिंग के मार्जिन ट्रेडिशनली 10 से 12% रहते हैं। ट्रेडिशनली इंटरनेट टिकटिंग के 80 to 85% रहते हैं और टूरिज्म के करीब 14 से 15%, रेल नीर के 14 से 15%। तो एक फैक्टर रहा था जिसने एबिटा मार्जिन को पीछे लाया। बल्कि फिर हमने एक डिसीजन जो लिया था एचआर में, जिसमें ग्रेचुइटी 20 से 25 लाख हो गई थी, उस कारण भी हमारा 20 करोड़ का जो इम्पैक्ट था उसमें 10 करोड़, क्योंकि केटरिंग 54% रहता है, हमने बुक किया था अपना केटरिंग के ऊपर। और तीसरा पीओसी, कुछ ट्रेन ऐसी थी जो अभी पीओसी में थी लेकिन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 लेकिन 25-26 में नहीं थी। 6 ट्रेन 4.7 करोड़ के आसपास उनका इफेक्ट था और वो अभी 4 ट्रेन Q2 में रहेंगी और 2 ट्रेन Q3 में रहेंगी। तो ये सब फैक्टर्स से, इसके अलावा रेल नीर का भी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस था, 6 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ गया था। जो रेल नीर में ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा 106 से 109, लेकिन प्रॉफिट 15 से 11 पड़ा। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स है जिसने हमारा ओवरऑल एबिटा को इम्पैक्ट किया। राहुल जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। सर, रेल नीर के प्लांट्स को लेकर क्या अपडेट हैं और FY27 तक कौन सी 2 फैसिलिटीज ऑपरेशनल हो जाएंगी और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एडिशन क्या होगा उन प्लांट से? अभी हमारी जैसे आप देख रहे हैं कि अंबरनाथ और दानापुर, ये 2 प्लांट्स हैं। जो अंबरनाथ की कैपेसिटी 2 लाख से 3 लाख होती है और दानापुर की करीब 1 लाख बॉटल से 2 लाख बॉटल्स ये इस फाइनेंशियल ईयर में होने की संभावना है। ठीक है, 86% प्रोडक्टिविटी भी हमने लास्ट ईयर काम किया था। तो हमारा एम रहेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑगमेंटेशन करना और नए प्लांट्स जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसमें हमने 4 प्लांट चुने हैं, प्रयागराज, मैसूर, रांची और भागलपुर फिलहाल, जिसमें 3 का लैंड अलॉटमेंट हो चुका है, प्रयागराज, मैसूर और रांची। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इम्पैक्ट देख पाएंगे, मतलब इस फाइनेंशियल में शायद नहीं आ पाए लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ पाएंगे। और हमारी हाईएस्ट प्रोडक्शन अभी तक 15.6 लाख बॉटल्स पर डे रही है। तो ये हमारा रेल नीर का इकोसिस्टम है। हमारे हमेशा प्रयास रहेगा एक्सपेंशन, ऑगमेंटेशन। ठीक है राहुल जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। आपकी नई वेबसाइट लॉन्च जो कि थोड़ी डिले कर दी गई थी, जुलाई से अगस्त में कर दी गई थी, उसका फाइनल गो लाइव डेट क्या है और क्या इस वेबसाइट के लॉन्च से आपकी जो कन्वीनियंस फी रियलाइजेशन है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, टिकट वॉल्यूम्स में सुधार देखने को मिलेगा? ये जो न्यू वेबसाइट आप देख रहे थे, इसका 15 जुलाई को ये इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था। पहले कुछ भी लॉन्च करने से पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसेंजर्स कंप्लेंट फेस करें, क्योंकि उनको तो रियल टाइम में टिकट लेना और लेना ही लेना है। तो उसलिए हमने 1 महीना एनालिसिस ऑफ यूजर फीडबैक, जो जेन जी के बच्चे थे MNIT जयपुर के, उनका फीडबैक वो रखा हुआ है। अब से कभी भी, मतलब एग्जैक्ट दिन नहीं मालूम, लेकिन 8-10 दिन में जब हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, 80 to 85% पूरा सेटअप हो गई है हमारी बीटा वर्जन, ये नए में बदल जाएगी। और इसमें फास्टर, नो पॉपअप्स, नो एडवर्टाइजमेंट्स, इससे उनका सीमलेस एक्सपीरियंस तो होगा भी, टिकट भी जल्दी मिलेंगे। और ये एक पहल है कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ। बिल्कुल, टूरिज्म स्पेस में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है राहुल जी, ये हम समझना चाहेंगे। टूरिज्म में FY26 में ऑलमोस्ट 19% की मजबूती देखने को मिली और CMD अब डायरेक्टर टूरिज्म बन चुके हैं।
क्या ये सिग्नल करता है एक्सेलरेशन इन योर टूरिज्म इन्वेस्टमेंट और साथ ही होटल बिजनेस को लेकर यहां से आगे क्या हम कोई एंट्री एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आपके लिए? हाँ, होटल एक तो ओटीए मार्केट हुआ, बाकी टूरिज्म में हमारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, जैसे कि आपने देखा कि 148 से 168 हुआ, तो टूरिज्म में हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, जैसे महाराजा एक्सप्रेस करते हैं, इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ये देश की एक प्राइड है, क्योंकि इनबाउंड ट्रैवलर्स को ये लेता है, लग्जरी ट्रैवल प्रोवाइड करता है। फिर भारत गौरव जो हमारा स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज टूरिज्म देता है, इसके अंदर हम लोग ने बियॉन्ड द कंट्री अपना सब कॉन्टिनेंट को एनवलप करने की कोशिश की है। भारत नेपाल चलाया है, भारत भूटान चलाया है। फिर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी के तहत जितने भी स्टेट्स रेल से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग जो अभी रिसेंटली सारंग तक ले गए थे, आइजोल का जो कनेक्टेड है। और इसके अलावा हमारे यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू, जिसमें स्केलेबिलिटी, यूआई यूएक्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स और आपका जो मार्केटिंग रेजिमेन है, हम सेट करेंगे। तो टूरिज्म में 745 से 890 पहुंचे, अभी 1000 करोड़ से ऊपर जाएंगे। एक माइस का बिजनेस और लेकर आए हैं, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जिसमें हमने इंडिया को 5 क्लस्टर में डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी हमारी काफी ग्रोथ होने की संभावना है। ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए, और कंपनी के क्या क्या प्लान्स हैं आगे रिगार्डिंग नए प्लान्स एक्सपेंशन को लेकर, उसके बारे में भी विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आप ये देखिए, अरविंदो फार्मा को लेकर खबर आ रही है कि यूगिया फार्मा की यूनिट 1 को यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर मिला है। शेयर में गिरावट 0.25% के आसपास की, और कंपनी का ये कहना है कि यूएस सप्लाई पर वार्निंग लेटर का कोई असर नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होते हैं और स्टॉक में कैसा रिएक्शन आता है। फिलहाल तो आधे % की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुआ नजर आएगा, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के दम पर ना बड़ा तगड़ा रिएक्शन है कुछ शेयरों में, और उसमें आप देखेंगे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया नंबर 6% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। वेल्सपन लिविंग के शानदार नंबर 10% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये स्मॉल कैप कंपनी, इसके भी तगड़े नंबर आए और ये 10 नहीं, ये 20% ऊपर है, अपर सर्किट पर लॉक है। तो ये नतीजों का एक्शन बाजार में भरपूर आपको दिखाई देगा, और रिसेंटली जहां भी नंबर अच्छे आए हैं उनको भी बाजार हम देखने की रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर पहले बाटा की बातचीत हुई, बाटा पर विनीत जी की कॉल आई, और ये शेयर देखिए लगभग 4.5-5% ऊपर आपको कारोबार करते हुआ नजर आएगा। तो ये है आज के कह सकते हैं कि बिग शो वाले सारे के सारे स्टॉक्स। लेकिन कुछ और बिग शो वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर आपके लिए मौजूदा भाव से ट्रेड के अच्छे मौके बन सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं कुणाल जी? बाजार तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग बड़ी भरपूर है बाजार में। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक मार्केट ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि आई थिंक जो एक्शन है वो मिड कैप, टियर 2 लार्ज कैप नेम्स उनमें ज़्यादा है। तो उस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला बाय कॉल रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, 72 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है स्टॉक, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर बाय टारगेट रख सकते हैं 78 का, स्टॉप लॉस 68 का सजेस्ट करूंगा। सेकंड बाय कॉल रहेगी मिश्रा धातु या मिधानी पर। स्टॉक हालांकि आज डाउन है, करीबन 6% या 7% के आसपास नीचे चल रहा है, बट मेरा मानना है कि जो 415-16 का ये जो लेवल है मिधानी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है कॉन्ट्रा बाइज के लिए। करंट लेवल से कल का जो ब्रेकआउट था वो बहुत ही हाई वॉल्यूम्स पर था, तो आज बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी। करंट लेवल से मैं बाय इनिशिएट करूंगा, टारगेट रख सकते हैं 445 का, स्टॉप लॉस 402 का। ठीक है, 445 के टारगेट होंगे, 402 का होगा स्टॉप लॉस, और उज्जीवन के लिए 78 रुपए का टारगेट होगा और 68 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। एक और शेयर जो हम देख रहे हैं कि अपनी तेजी के मूव को लगातार कंटिन्यू कर रहा है, और इक्का दुक्का सत्र में हमने देखा कि रिसेंटली डिप आया होगा, अदरवाइज महीने भर में 24% चल के एचईजी 700 रुपए के ऊपर जाके कारोबार कर रहा है, और 711 रुपए 20 पैसे का आज इसने 52 वीक का हाई बनाया है, सारे एवरेजेस के ऊपर ये शेयर। कुणाल जी, एचईजी को लेकर क्या व्यू होगा आपका, क्या करना चाहिए? आज एचईजी में ज्यादा तेजी है, ग्रेफाइट थोड़ा सा लगाड़ है, थोड़ा पीछे उससे। तो मैं दोनों ही स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। जनरली इन दोनों स्टॉक्स को हम विथ टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, हम जनरली शॉर्ट टर्म बेसिस पे या 1-2 डेज के बेसिस पे नहीं देखते, बिकॉज दोनों ही चार्ट्स मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं।
इनमें खाली एक ही फैक्टर होता है कि बहुत हाई बीटा स्टॉक्स है। हमने देखा है कि बहुत बार ब्रेकआउट होने के इमीडिएटली बाद स्टॉक सडनली एक 5-10% का रिट्रेसमेंट कर जाता है, उसके बाद वापस से कम बैक करता है। तो ये स्टॉक की पोजीशन साइज थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है करंट लेवल से, बट मेरा मानना है कि स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है एचईजी में, ग्रेफाइट में, दोनों में। एचईजी जो प्रीवियस मेजर हाइस 2021 के आसपास का जो मेजर हाई था वो करीबन 500-550 का था। 2025 मिड और 26 स्टार्ट में स्टॉक 620 और 630 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। इन सारे लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक चार्ट पैटर्न काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जिनकी रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, मेरा मानना है कि उनको ये स्टॉक्स पे डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, ये राय होगी एचईजी को और ग्रेफाइट्स को लेकर, और दोनों के दोनों शेयरों पर कुणाल जी हैं अब बुलिश। लोकेश भाई, इटर्नल में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, 325 रुपए के भाव हैं। कल भी शेयर चला और आज भी चला। अच्छा, आपके ही पिक में भी शामिल है इटर्नल, बढ़िया है, ये बेहतरीन पिक है और यहाँ से ये शेयर और चलना चाहिए। 2% के आसपास की गेंस हमें फिलहाल शेयर में दिखाई देंगे। एक और स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं कि मूव रिसेंटली अच्छे आए थे, एक बार जरा एक्यूटास केमिकल का शेयर आप लेकर आइए, और लगभग 1.5-2% के आसपास की गेंस है। रिसेंटली थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अपने 3,100 रुपए के सपोर्ट को इसने डिफेंड किया है और आज फिर से हम देखने की थोड़ी तेजी लौटी है। कुणाल जी, राय क्या होगी आपकी एक्यूटास केमिकल को लेकर? तेजी करें या फिर अवॉइड कर दें, क्योंकि इससे बढ़िया विकल्प तो है बाजार में? तो हाँ, डेफिनेटली बढ़िया विकल्प तो डेफिनेटली है, बट मेरा मानना है कि एक्यूटास को इसका अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें लास्ट 2 साल से तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 500 से स्टॉक लगभग 3,500 का हाई बनाया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक करेक्टिव वेव में आया है स्टॉक। लास्ट 3 मंथ से अगर हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा एक करेक्टिव जोन में है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एक्यूटास को। अगर ये स्टॉक डिप डाउन कर जाता है, जनरली हम कहते हैं कि 2 या 3 महीने का रिट्रेसमेंट या वो लो या उस सपोर्ट के आसपास स्टॉक अगर आ जाए तब वहाँ पर अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मेरा मानना है कि शायद 3,000 के नीचे का लेवल्स अच्छा लेवल्स बन सकता है। बट केमिकल्स में से मैं एक और स्टॉक जो टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग है वो है आरती इंडस्ट्रीज। मेरा मानना है कि बहुत ही बढ़िया चार्ट ब्रेकआउट हुआ है आरती इंडस्ट्रीज का। 500 के लेवल्स के आसपास काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था स्टॉक, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक के ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम बैक था कि ये शायद एक अच्छा मूव बिगिन कर सकता है मीडियम टर्म ट्रेंड के हिसाब से। तो आरती इंडस्ट्रीज पे नजर रहेगी केमिकल्स में से। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज पर नजर रहेगी केमिकल स्पेस में। एचपीसीएल आज क्यों टूटा? क्या कोई डिविडेंड का एडजस्टमेंट है? क्या हुआ है? एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे। लगभग 5% की गिरावट और भारी वॉल्यूम से ये शेयर टूट रहा है। नतीजे भी आई थिंक कि 2-3 हफ्ते पहले आए थे, वो तो सबको पता ही है। 14 क्वार्टर में शायद पहली बार इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था एचपीसीएल ने, और आज ये शेयर टूट रहा है। लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। हाँ, डिविडेंड की खबर है, ये कंफर्म हो गई है और उसी का एडजस्टमेंट है, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे आया है, $87 के आसपास के भाव हैं, और कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल डिमांड थोड़ी स्तागिश रहने की उम्मीद है। अमेरिका में भंडार बढ़े हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से थोड़ा ट्रैफिक सुधरने के संकेत मिले हैं, उसके चलते थोड़ा नीचे आया तो है। एचपीसीएल, लोकेश भाई, क्या इन प्राइसेस पर आप कॉन्ट्रा जाने की राय देंगे? जी सर, आज 19.75 रुपए का डिविडेंड आया है, इसमें तो आपको ये एडजस्टमेंट दिख रहा है। मगर ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, इन सब में मैं नॉर्मली ट्रेड करने का सलाह नहीं देता, क्योंकि क्रूड ऑयल के वजह से आज के दिन पे लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज्यादा वाइल्ड ऊपर नीचे का मूव आता है। फिर भी किसी को रिस्क लेना है तो ये लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है जहां पर ये ट्रेड किया जा सकता है। 365, 368 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बाय करता है, वापिस 390, 95 तक ये मूव आ सकता है, पर हाईली रिस्की बेट है तो मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। चलिए ठीक है, ये राय एचपीसीएल के ऊपर हो गई। आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, रिकॉर्ड डेट है 14 अगस्त की, ₹19.25 का फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। चलिए एक और स्टॉक पर जरा शिवांगी जी से राय लेते हैं। आज स्टॉक में है बड़ी गिरावट और बड़े मोमेंटम के बाद ये गिरावट आई है। नाल्को 4.5-5% ये स्टॉक नीचे है। क्या इस पर कोई एंट्री की अपॉर्चुनिटी खोजनी है या किस लेवल पर अपॉर्चुनिटी खोजनी है, ये जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। शिवांगी जी, नाल्को क्या राय है आपकी यहाँ पर?
यस, बिल्कुल नाल्को पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। इनफैक्ट हमने ये स्टॉक की ज़िक्र जो है वो 350 के लेवल्स से किया एंड अब स्टॉक ने 420 तक के एक अप मूव दिखाया था। ओवरऑल पिछले 2 दिनों से हमने देखा है प्रॉफिट टेकिंग है, बट अभी भी 50 डेमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। वीकली फ्रेम की अगर हम चार्ट देखें तो हायर लेवल से थोड़ा गिव अप होते हुए दिखा है। लॉन्ग लेगेड डोजी है, बट ओवरऑल जिस तरह से आज के सेशन में भी कैप डाउन के बाद स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी बाइंग ग्रेजुअली रीगेन करते हुए दिखेगी। मेरी राय रहेगी कि हम इस स्टॉक में बने रहे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है पूरे पैक पर एंड अभी इमीडिएट लेवल्स अगर हमें रिविजिट करना है तो 375 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें एंड नेक्स्ट हम 400 के इमीडिएट टारगेट्स और फिर लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 410 ये 2 टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पर बन रहे हैं नाल्को पर। तो स्टॉप लॉस ट्रेड करें, लेवल्स रिविजिट करें। चलिए ठीक है, ये राय आपको हो गई नाल्को के ऊपर। एक और स्टॉक अलाइड ब्लेंडर्स का लेकर आइए जरा सामने। 3% टूट रहा है ये स्टॉक। एक राय जरा विनीत जी से लेते हैं अलाइड ब्लेंडर्स ABDL के ऊपर। विनीत जी जरा एक बार अपनी राय दीजिएगा ABDL, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कंपनी रही तो ठीक ठाक है, एक साल में 23-24%, और अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तब तो 60% के आसपास का रिटर्न नजर आएगा, क्योंकि 52 वीक लो जो इसका था ना वो 280 रुपए के आसपास का था, तो वहां से चला तो खूब है। क्या राय आपकी बनती है यहाँ पर? आज जो गिरावट आ रही है उसमें क्या करना है? गिरावट में बाई करने का सलाह बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे क्लियरली जो मैंने बोला था 630, पहले भी ये स्टॉक शायद डिस्कस किया था, 630 640 के रेंज पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है इसका। पहले ही इस स्टॉक ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर सेल ऑफ आ गया यहाँ पे। तो ये जो एक रेंज है इसका 580 से लेके 560 का, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। पहले भी 2 बार इस एरिया से, इस जोन से हम देखेंगे तो यहीं से ब्रेकआउट आया था और यहीं पे वापस आके रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर गया था। तो 560 580 का लेवल्स अगर ये होल्ड करता है एंड रिवर्सल शो करता है यहाँ पे, तो एक एंट्री यहाँ पे प्लान किया जा सकता है टुवर्ड्स 650 एंड टुवर्ड्स 690। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह होगी यहाँ पे। अगर आप फिलहाल अगर नीचे जाएगा तब देखेंगे, फिर एक बार सलाह ले लेंगे विनीत जी से, समझ लेंगे कि करना क्या है। चलिए ज़रा कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स को करते हैं आइडेंटिफाई और लेकर आते हैं आपके सामने। आज LG इलेक्ट्रॉनिक बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है, आप इस पर ज़रूर रखिएगा नज़र, क्योंकि 7% के आसपास की तेज़ी है। अपने डेज लो 1611 से अब ये बढ़ते बढ़ते 1680-85 के भी ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मोमेंटम एक काम करते हैं, एक बार जरा चार्ट्स को कुणाल जी से चेक करा ही लेते हैं कि कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें। कुणाल जी क्या राय आपकी होगी इसके ऊपर? एक बड़ा ब्रेकआउट मूव बन सकता है LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो फिलहाल स्टार्ट काफ़ी बढ़िया है, वॉल्यूम्स बैक्ड अप मूव है। एक रेंज, मैसिव रेंज जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था लास्ट 4 से 5 महीनों में, उस रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने फिलहाल कंफर्म किया है। क्लोजिंग बेसिस तक मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्टॉक कूल ऑफ नहीं होता है और करंट लेवल्स को भी मेंटेन करता है तो मेरा मानना है कि बहुत पॉजिटिव हो सकता है LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और हो सकता है कि स्टॉक जो लगभग 150 पॉइंट के रेंज में स्टॉक हो गया था 1500 से 1650 के आसपास, तो अगर हम हायर साइड पर इसको अगर टारगेट देखें तो करीबन 1800-1850 का एक टारगेट रेंज बन सकता है LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो क्लोजिंग बेसिस पर सलाह रहेगी बाय करने की, अगर ये 1680-1690 के लेवल्स पर आज क्लोज कर जाए तो 1680-1690 के लेवल्स पे क्लोज करे तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे करनी है बाई। 1800-1850 बड़े टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं कुणाल जी की तरफ से। चलिए, और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे ना तो इसका मंथली एवरेज वॉल्यूम 2.5 लाख के आसपास का होता है, और आज आप सोचिए 1 घंटे भी नहीं हुए बाजार को खुले हुए 26 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़े वॉल्यूम के साथ ये तेजी आती हुई नजर आ रही है LG इलेक्ट्रॉनिक, इस पर जरूर आप रखिएगा ध्यान। 30 लाख शेयरों का वॉल्यूम इनफैक्ट अब तो होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब इसी के साथ शो की समय सीमा यही हो रही है समाप्त, तो हमारे मेहमानों को शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। कुणाल जी, शिवांगी जी, लोकेश जी, विनीत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की। चलिए, अब रुख करेंगे बैंगलोर का और शुरुआत करेंगे 10 के बाजार की ताज़ा हेडलाइंस के साथ। ओवर टू यू मानसी।
जी बिल्कुल विकास, चलिए सीधा शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उसके बाद कमोडिटी बाजार के अपडेट्स पर भी फोकस करेंगे क्योंकि वहां पर भी काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज हैं और ग्लोबल फ्रंट पर जो न्यूज आ रही है उसका असर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ। लेकिन हाँ, ताजा हेडलाइंस के साथ 10 के बाजार की शुरुआत।